नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। अंधेरी रातों में सुनसान महल के किसी बिस्तर पर पड़ी हुई एक बीमार सी लाचार सी अबला नारी कहती कि हे भगवान, अगर आप एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आज मेरी शादी होने वाली है और मैं घटिया सी रोमांस फैंटेसी नोवेल के अंदर मेन कैरेक्टर बनकर आ चुकी हूँ। और बहुत ही दुख की बात है ना, यहाँ पे लड़कियां बनती हैं बिलीनियर्स को साइड कैरेक्टर, कुछ मेन कैरेक्टर, लेकिन मैं खुद यहाँ पे मेन कैरेक्टर बन चुकी हूँ और आज मेरी शादी होने वाली है। काश मैं कोई मेड होती, काश मैं कोई प्रिंसेस होती, लेकिन ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे मेड आते हुए कहती है ड्यूक एंड डचेस आ चुके हैं, जल्दी कीजिए, वो आपका ज्यादा इंतजार नहीं करने वाले हैं। और अपनी एम से कहते हैं ठीक है मैं जल्दी आई। और ये बूफे उठाती है, अपने मन में ठान लेते कि आज मुझे वो करना है जैसा कि मैंने प्लान बनाया है। बस शांत रहो, अड़िग रहो और अपने प्लान पर कायम रहो, बस मुझे वही करना है। और यहाँ पर डचेस कहती है ओ तुम बड़ी लेट आ रही हो, क्या तुम ये इस वजह से कर रही हो क्योंकि हम भी लेट आए तुमसे मिलने के लिए, तुम बड़ा एटीट्यूड दिखा रही हो। अपनी आम से कहती है सॉरी ऐसी कुछ बात नहीं है। तो डचेस कहती है ऐसी ही बात है। और अपनी आम से का ध्यान उन पर नहीं होता है, आम से किसी को ढूंढ रही होती है और वो कहती है आखिर डिफरेंट कहाँ पर है। वो डिफरेंट इसका होने वाला हस्बैंड है। ये कहती है कि मदर आपका बेटा कहाँ पर है। एंड आई एम सॉरी अपने बिहेवियर के लिए, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मेकअप करती हूँ इसलिए मैं लेट हो गई। तो उसकी यहाँ पे सासू माँ कहती है पहले तो मुझे डचेस बुलाओ, मुझे मदर बुलवाना पसंद नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे डचेस बुलाओ। ये कहती है कि सॉरी डचेस। और यहाँ पे डचेस कहती है वेल तुम यहाँ पे ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि तुम जानती हो ये सब बस उन बातों के चक्कर में हो रहा है जो कि वो बुढ़ा मरते मरते बोल गया है, उन्हीं की वजह से यहाँ पे तुमसे शादी हो रही है। और अपनी आम से कहती है हाँ ये सही कह रही है, आज जो मेरी शादी होने वाली है वो बस यहाँ पे वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक बुढ़े का कवाड़ा किया गया है। वो बुढ़ा मरने से पहले कह कर गया कि यहाँ पे एक बैरोन की बेटी से शादी करना, इसी वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके पोते को मेरे साथ में शादी करनी पड़ रही है। और हाँ हमारे बीच में कुछ भी लव वगैरह नहीं है, भले ही मैं थोड़ा बहुत उसको जानती हूँ। और हैंसी कहती है मैं समझ गई सासू माँ, मैं बिल्कुल भी इतराऊंगी नहीं। तभी मेड आते हुए कहती है कि हमारे माइलो डिफरेंट जी आ चुके हैं। और डिफरेंट को देखकर उसके फादर कहते हैं ओह डिफरेंट तुम आ चुके हो, आओ आराम से चाय पानी पियो, तुम्हारी जो जर्नी है काफी ज्यादा यहाँ पे थकान भरी रही होगी। डिफरेंट को देखकर अपनी हैंसी कहती है कि फाइनली फाइनली द मेन कैरेक्टर आ चुका है। मेन कैरेक्टर उसकी साइड में देखता है और कहता है ओह हेलो मैं थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। हैंसी कहती हाँ क्या ये मेरे से बोला है। ये कहता है कि क्या हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकते हैं। हैंसी उसको एक कमरे में ले जाती है और कहती है अगर तुम्हें क्या बात करनी थी। डिफरेंट कहता है कि जैसे कि तुम जानती हो ये सारी बातें बस उस बुढ़े के चक्कर में हो रही है, तुमसे शादी बस एक बहाना है और मुझे तुमसे ज्यादा वो शादी करने में इंटरेस्ट है भी नहीं, इसलिए बस ये नाम की शादी है तो ज्यादा इतराना मत। और यहाँ पे हमारे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा। तो अंदर की बात यहाँ पे तुम समझ जाओ कि यहाँ पे उसके साथ में कुछ भी नहीं करने वाला है। हंसी कहती है ठीक है मैं समझ गई, और यहाँ पे इसके इरादे क्या है मैं सब समझती हूँ और मैं जानती हूँ क्या होने वाला है। ये कहता है कि तुम ज्यादा इतराना मत और हमारे बीच में कुछ होने वाला भी है नहीं और मैं तुमसे दूर ही रहूंगा, इसलिए यहाँ पे इस बात को ठीक से समझ जाओ और रोने की जरूरत नहीं है तुमको। हंसी कहती वेल मुझे लगा ही था कि यह कुछ ऐसी बात करेगा। और अगर रियल एविलियन होती यहाँ पे मतलब कि रियल एमसी, तो वो सच में रोते हुए कहती कि नहीं तुम बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, उए उए उए। और अपनी एमसी कहती वो सच में रो देती इस जगह पर, बड़ी रोतड़ू थी वो। और कहता भी है ये यहाँ पे रोना बंद करो और यहाँ पे रोना मत। एमसी कहते ठीक है ठीक है मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा जो हाथ है ना उसको ऐसे प्यार से कुछ टाइम के लिए टच कर सकूं, इससे मुझे सुकून आता है। ये कहता है क्या बकवास कर रही हो, दूर हटाओ अपना हाथ। और यहाँ पे तुम किस प्रकार की वहाँ पे बातें कर रही हो, तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है। हमसे कहती है मैं बस ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ और मैं यहाँ पे ज़्यादा इंसानों के आसपास नहीं रहती हूँ, इसलिए मुझे बस एक पर्सन की वो महसूस करने में थोड़ा यहाँ पे खुशी होती है। मैं एक पर्सन की गर्मी महसूस करना चाहती थी बस। ये कहता है बड़ी अजीब लड़की हो, खैर छोड़ो, अब यहाँ पे हमारी शादी का समय हो चुका है तो यहाँ पे जल्दी ही सब होने वाला है, जल्दी करो और यहाँ पे चलते हैं। रामसी कहती हाँ बस मैं अभी आई और तुम बस यहाँ पे हम लोग की शादी का इंतजार करना, जैसे ही हमारी शादी होगी वैसे ही मेरा प्लान स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेरा प्लान है ना वो बस यहाँ पे इसी शादी के साथ में चलेगा और तुम्हें नहीं पता है आखिर मैंने तुम्हारा हाथ क्यों छुआ था। और यहाँ पे रियल यहाँ पे जो एमसी थी उसको भी नहीं पता था, इसने यहाँ पे कभी भी उसका हाथ नहीं छुआ, इसी वजह से यहाँ पे वो एक नंबर की बेवकूफ़ बन गई। क्योंकि 2 साल बाद जब इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफें वगैरह मिली और यहाँ पे तारीफ के साथ में और भी ज़्यादा रिच हो गया, उसके बाद में इसने
उसने मेरा साथ छोड़ डाला और कह दिया कि यहाँ पे वो मेरे से डाइवोर्स चाहता है। और उसके बाद में जो रियल एमसी थी वो इतनी रोई कि उसने यहाँ पे आंसू की नदियां बहा डाली। पूरा यहाँ पे गाँव उसकी नदियों के चक्कर में बह गया और बेचारी ने बहुत लोगों को मारा। एमसी कहती है मैं उन सारे लोगों को बचा लूंगी जो कि आंसू की नदी में बह चुके हैं। मैं उससे डाइवोर्स यहाँ पे करके रहूंगी और डाइवोर्स मेरा मेन ऑब्जेक्टिव बनने वाला है और डाइवोर्स शादी के बाद में होने ही वाला है, जल्दी करो। अभी दिखाता है पादरी कहता है चलो ठीक है तैयार हो जाओ एक दूसरे को किसी बीसी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी बीसी हो ही नहीं रही होती है। मैं तो बहुत ज्यादा सैड हो गया इस सीन को देखकर। एमसी कहती है वेल तुम्हें लग रहा हो कि मैंने वैसे ही उसका हार्ट टच कर लिया, लेकिन ये नहीं, ऐसी बात है कि दरअसल यहाँ पे मैं उसका हार्ट टच कर रही हूँ, मैं उसके साथ में कुछ इमोशनल कनेक्शन बना रही हूँ ताकि बाद में ये मेरे को बहुत ही ज्यादा पैसा दे। डाइवोर्स होने के बाद में जो एलो मनी है वो मेरे को बहुत ज्यादा मिले सिंपैथी दिखाने से। और अपनी एमसी कहती हाँ मैं बस यहाँ पे इस डाइवोर्स के बाद में रिच होने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रिच। अभी दिखाता है एक घोड़ा गाड़ी जिसके अंदर ये बैठी होती है और ये थोड़ी परेशान सी दिख रही होती है और सोचती है कि मेरे साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मेरी तो यहाँ पे सासू माँ पागल है, उसके साथ में ससुर जी बिल्कुल भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद में एक बटलर जिसका नाम एसल्दा है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमीना इंसान होने वाला है। उसी के साथ में ही यहाँ पे एक और इंसान है जो कि सेकंड में लीड है और वो मेरे प्यार में गिर जाएगा और मेरे प्यार के चक्कर में वो सल्लू भाई बन के मेरे को पकड़ के जेल में डाल देगा। उसके बाद में मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरी चीजें की। वो 18+ वाली नहीं, लेकिन बेचारी को बहुत ज्यादा परेशान किया। जैसे बेचारी किडनैप कर लेता था, उसको नाले में फेंक देता था ताकि वो सुंदर ना दिखे और यहाँ पे उसका पति उससे दूर हो जाए। और यहाँ पे उसका पति कहता है तुम क्या सोच रही हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये कहती हाँ क्या हुआ। उसका पति कहता है क्या तुमने मेरी बातें सुनी, हम लोग शादी के बाद में बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह एक्ट नहीं करने वाले हैं, तुम समझी क्या। और हम अलग कमरे के अंदर रहेंगे, हम लोग अलग खाना खाएंगे और सब कुछ अलग अलग करेंगे। ये कहती है अच्छा ठीक है, काफी तो बढ़िया बात है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये किस प्रकार की बात कर रही है। एमसी कहती हाँ क्या हुआ, और ऐसा लगता है कि इसको कुछ झटका बखने लगा है। एमसी अपने मन में ही सोच रही होती है वेल इसको झटका तो लगना ही, क्या ही बात होगी। ये थोड़ा इग्नोर मार देता है और एमसी कहती है बस तुम ऐसे ही करते रहो और हम मैं जल्दी ही उस महल के अंदर पहुंचने वाली हूँ। लेकिन महल के अंदर जाने से पहले मेरे को यहाँ पे एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और वो है यहाँ पर बटलर। वो खैर मेल बटलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट का क्लोजेस्ट एड है, यानी उसका कह सकते हो सर्वेंट ही है। और यहाँ पे अपनी एमसी आ जाती है, वो कहता है कि वेलकम माय लेडी, और अपनी एमसी कहती है वो यहाँ पर है, ये है अपना प्यारा सा बटलर, यहाँ पर कह सकते हो एड कहता है वेलकम एविलिन माय लेडी। और अपनी एमसी कहती हो क्या तुम्हारा नाम एलिक है और तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, और तुम क्या भाई हो ना। एमसी कहती है बस यहाँ पे बस इसके साथ प्यारी प्यारी बातें करना ताकि ये मेरे को इग्नोर ना मारे, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था पिछली लाइफ में जो रियल वाली एमसी थी उसको। और एमसी कहती है उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा ही यहाँ पे बुरी चली थी, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी इसको मौका नहीं देने वाली हूँ और इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं इसके बातें में आ जाऊंगी ताकि यहाँ पे मेरे से यहाँ पे दूर नहीं रह पाए। एमसी कहती है वैसे आप काफी ज्यादा बिजी होंगे और आप काफी थके हुए लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा काम कर रहे थे क्योंकि आप यहाँ पर आ चुके हैं। और आई एम सो सॉरी यहाँ पे इसके लिए कि मैं आपसे कुछ बातें करके आपको परेशान कर रही हूँ। तो ये कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को, मेरा नाम यहाँ पे एविल वगैरह है। अपनी एमसी कहती है अच्छा चलो अच्छी बात है, तुम काफी ज्यादा अच्छे आदमी हो, मेरे को यहाँ पे तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उसकी जो बात ही होती है अपनी एमसी की, काफी ज्यादा बिजी इंसान है, खुद की मेम साहब से मिलने नहीं आया, जबकि वहाँ पे वो शादी के बाद में सीधा डायरेक्ट आ रही है इससे मिलने के लिए। तो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरे को यहाँ पे इन बातों से छुपा कर मार डालेगी। और अपनी एमसी कहती है ऐसी तारीफ करूंगी तुम्हारी, ऐसी तारीफ करूंगी कि तुम तारीफ सुनने के लायक नहीं रहोगे। और हाँ वैसे मैं इसका नाम बता दूं, इसका नाम रिकल है, मैं थोड़ा भूल गया था क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं पहले बोला था कि यहाँ पे रियल नेम मेरे को पसंद नहीं आया है, कोई और नेम बता दो, लेकिन किसी ने बताया नहीं। इतने ज्यादा आलसी लोग भरे पड़े हैं मेरे कमेंट में और इतने ज्यादा आलसी सब्सक्राइबर है तो मैं क्या ही बताऊं। अपनी एमसी कहते हैं ये रिकल ये बड़ा कमीना इंसान है, हमेशा से चाहता था कि यहाँ पे ये कोई यहाँ पे नोबल वुमेन से शादी करे, लेकिन इसके गले पड़ गई मैं बेचारी यहाँ पे एक अबला नारी, मेरे को कुछ नहीं आता है इसके हिसाब से, तो इसी वजह से यहाँ पे हमेशा मेरे को परेशान करता रहता था ताकि यहाँ पे मैं छोड़ के चले जाऊँ बेचारे डिफरेंट को। और डिफरेंट कहता चलो ठीक है अब अंदर चलते हैं। एमसी कहती रुको जरा, क्या ये यहीं पर था। और इसने सारी बातें सुन ली जो भी मैंने उससे कहा। ऐसा लगता है कि जब मैंने उसकी जलाई थी तो इसने सारी बातें सुन ली है। ये तो थोड़ा बुरा हो गया, लेकिन कोई नहीं। अपनी एमसी अंदर जाती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। यहाँ पर मेड बोली होती है ओ जरा देखो क्या वो फिर से रोने वाली है। हाँ ये रोने वाली है फिर से, ओह माय गॉड। और क्यों ना तुम यहाँ पे मेरे साथ में शर्त लगाओ और यहाँ पे 5 मिनट तक रोई तो मैं तुम्हें 10 रुपए
दूंगी, दूसरी कहती बकवास करना बंद करो, ये हमेशा यहाँ पे दिन भर रोती रहती है, इसने रोने से यहाँ पे नदियाँ बहा डाली है और तुम्हारे बच्चे का गाँव वो बह चुका है उसी नदी में। तो चलो यहाँ पे इसके गहने वगैरह चुरा लिए जाएं। और वो मेड इसी के सामने इसके गहने वगैरह चुरा ले जाती है। और हाँ मैं बता दूं, इस जगह की करेंसी को डालियन कहते हैं। तो अपनी एमसी की ओर दिखाता है रियल टाइम में। यहाँ पर वो सोचती है कि ये इंसान डिफरेंट मेरे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, ये हमेशा मेरे को इग्नोर मारता था और अभी भी इसको केयर नहीं होगी कि मैं कहाँ पर रहूंगी वगैरह वगैरह। ये कहता है कि चलो हम आ चुके हैं और तुम्हारा कमरा बिल्कुल मेरे साइड में रहेगा ताकि लोग ज्यादा बकवास ना करें हमारे बारे में, तुम समझे क्या? और तुम क्या देख रही हो उधर? और हाँ एक और बात, जो तुम पहले गर्मी गर्मी वाली बातें कर रही थी कि तुम्हें किसी और इंसान की गर्मी महसूस करनी है, तो मैं तुम्हारी कोई चिमनी नहीं हूँ, तो ऐसी हरकतें करना बंद कर जाओ। हमसे उसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और डर भी रही होती है कि आखिर इसने किस प्रकार की बातें कर डाली, मेरी बेइज्जती हो गई। ये कहता है कि तुम यहाँ पे तुमने कोई नशा वशा कर डाला है कि तुम यहाँ पे काफी अजीब सी लग रही हो। अपनी आमसी कहती है नशा? रुको जरा, कहीं मेरी बात है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को पकड़ पा रहा है कि मैं कोई और लड़की हूँ। और हाँ जो अपना डिफरेंट है वो अपनी आमसी को पहले से भी जानता था। आमसी कहती है अरे नहीं ये तो थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ेगी ताकि मैं अपने कैरेक्टर में घुस सकूँ। आमसी कहती है अच्छा मैं कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हूँ, प्लीज मेरे को बताओ ना, क्यों ना चले हम कमरे के अंदर थोड़ी बहुत बातें करने के लिए। अभी आ जाते हैं कमरे के अंदर। यहाँ पर डिफरेंट कहता है तो मैं क्या बात करनी थी मेरे से? हमसे कहती है जैसे तुम जानते हो मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी वाइफ बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं बस एक छोटी सी बहरोन की बेटी हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगी ताकि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लायक हो सकूँ और मैं तुम्हारी वाइफ कहला सकूँ। डिफरेंट यहाँ पे कुछ कहता नहीं पहले तो, फिर कहता ठीक है जो मन में आया वो करो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में बहुत सारी यहाँ पे गोलियां ले रहा होता है और ये सिर दर्द की गोलियां होती हैं, कुछ मेरे को भी दे दो क्योंकि मेरे को भी सिर दर्द हो रहा है इस मानवा को एक्सीडेंट करते करते, क्योंकि इनका जो नाम है ना वो मेरे को गांजे की याद दिला रहा है। अपनी आमसी कहती है वैसे यहाँ पे क्या तुम जानते हो उसके बारे में, यहाँ पे जो दूसरा तरीका होता है जिससे एकदम सिर दर्द को ठीक कर सकते हो? ये कहता है कौन सा तरीका, कैसा तरीका, क्या यहाँ पे दूसरा तरीका भी होता है? आमसी कहती है सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे कंधे की मसाज की जाए आराम से, जिससे यहाँ पे मसल हल्के हो जाए और तुम्हारा सिर भी यहाँ पे भारी होना बंद हो जाए, तुम्हारा सिर का जो वजन है बोझ हो जाए वो यहाँ पे हल्का हो जाएगा। इसके बाद में ये कहता है क्या बकवास है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में यहाँ पे डुबकी मारकर मर जाऊं, तुम क्या ही बकवास कर रही हो और चलो यहाँ पे भाड़ में जाओ और मेरे को यहाँ पे आराम करना है। हमसे कहती हो जरा देखो तो एटीट्यूड बंदे का, इसको मेरी बात सुननी ही नहीं है। उसके बाद में अपनी आमसी खुद का एटीट्यूड लाती है और वो इसके पीछे जाकर इसके कंधे को पकड़ लेती है। ये कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुमने मेरी बातों को सुना नहीं, चलिए आओ यहाँ से। अपनी आमसी उसके कंधे को यहाँ पे दबाने लगती है। वो कहता है कि अरे बस भी करो। आमसी तभी शुरू हो जाती है और ये कहता है कि हे भगवान मैं क्या बताऊँ, मेरा सिर और भी दुख रहा है और क्या सच में इसकी मसाज करने से मेरा सिर ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरी बातें सुनती क्यों नहीं है? और तभी पीछे से आवाज आती है रोने की और वो कह रही होती है अपनी आमसी की तुम तो मेरी बातें सुनते ही नहीं हो और तुमसे बस यहाँ पे इतना सा काम बोले कि मैं तुम्हारे कंधे की मसाज करना चाहती हूँ तुम्हारे आराम के लिए, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। आथू क्या कठी एक्टिंग की मैंने। और ये कहता है कि वेल ठीक है कर लो जो भी तुम्हें करना है। हमसे कहती है रोना तो बस बहाना है, असल बात तो ये है कि मुझे बस इसको पटाना है। और हमसे कहती हु हा और ये देखो मेरा कुंफू, ये मेरा चाइनीज स्टाइल वगैरह वगैरह वगैरह। ये कहता है बकवास करना बंद करो, मैं मसाज करो। हमसे यहाँ पे लग जाती है इसकी मसाज करने के लिए और कहती है कि ये थाई मसाज है, ये वगैरह मसाज है, ये यहाँ पे देसी कुंफू है। और अपनी यहाँ से उसकी आराम से मसाज करते हुए कहते हैं चलो ठीक है ये हो चुका है और तुमने यहाँ पे जो देखा है उसको यहाँ पे कमाल की मसाज कहते हैं, जिससे यहाँ पे सिर दर्द यहाँ पे बंद हो जाता है और अब तुम्हारा दिमाग शांत हो चुका होगा ना। ये कहता है यहाँ वैसे थोड़ा बहुत शांत तो लग रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इस जगह पर, लेकिन यहाँ पे जो मसाज है वो कोई मेरे को भी देगा क्या? और फिर डिफरेंट कहता है वैसा ठीक है, अब यहाँ पे जो भी तुम्हें चाहिए वो मेरे से बोल लो क्योंकि मेरे को ऐसा रखना पसंद नहीं है। एमसी कहती है सच में मैं कुछ ले सकती हूँ तो क्यों ना तुम थोड़ा मेरे करीब आओ। और अपनी एमसी खुद ही उसके करीब जाती है, उसके कानों में कहती है वो, और ये डर जाता है पूरा। ये कहता है अरे भगवान ये तुमने क्या कर डाला और कोई ऐसी हरकतें कैसे ही कर सकता है? अपनी आमसी कहती बस मैंने ऐसे ही कर डाला और मेरे को ऐसी ही चीजें पसंद है, तो क्या तुम मेरा टोहे बनना चाहोगे? मैं तुम्हारे ऊपर प्रैंक करूंगी और तुम यहाँ पे रोज रोज मेरे प्रैंक के अंदर फंस जाओगे। डिफरेंट कहता है कि क्या तुम इस प्रकार की हरकतें खुलेआम करने वाले लोगों के सामने, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ में और ऐसी हरकतें मत करना। अपनी आमसी कहती ठीक है लेकिन मैं ऐसी हरकतें कंटिन्यू रखी और अब मैं चली आराम करने के लिए, बाय बाय और अपना ख्याल रखना।
ये कहता है और थोड़ा मुंह यहाँ पे फुला लेता है और उसके बाद में कहता है यह भी हुआ इस जगह पर ये विलेन ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। वो पहले तो मेरे से नज़रें भी नहीं मिलाती थी, लेकिन इस जगह पर अभी वो आज वो मेरे से नज़रें मिला के बातें कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, डैम इट। और उसके बाद में दिखा था सुबह का सीन, अपनी हमसे घोड़े गधे सब बेच कर सो रही थी और तभी कोई उसकी नींद खराब कर देता है और अपनी हमसे कहते कौन बदजलन आदमी है, किसके पिछवाड़े में आग लगी है, क्योंकि सुबह सुबह आ चुका है मेरी नींद खराब करने के लिए बेशरम कहीं का। और गेट खोल देती है। हमसे कहती कौन हो तुम, और ये होता है अपना प्यारा सा एड। और ये कहता है ओ मिस, मैं आपसे कुछ यहाँ पे जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, पहले तो मैं आपको नमस्कार कहता हूँ सुबह सवेरे। हमसे कहती हाँ क्या बात है, आखिर कौन सी इंपोर्टेंट बात है। ये कहते हैं जैसे कि आप जानती है कल आपकी शादी हुई है और आप यहाँ पे मिस्ट्रेस बन चुकी हैं इस जगह की, यानी कि आपको इस जगह का सारा काम संभालना पड़ेगा, समझी क्या। ये कहती हाँ हाँ ठीक है, काम संभालना पड़ेगा, इसमें क्या बात है। ये कहते हैं कि तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं आपको ट्रेनिंग के लिए लेके जाऊंगा। हमसे कहती है ये क्या मेरे साथ मजाक कर रहा है, ट्रेनिंग इस टाइम पर, मतलब कि सुबह के 7 बजे हैं, अभी मैं उठी हूँ। ऐसा लगता है कि अपनी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी आलसी है। और वो कहता है कि सुबह के 7 बज चुके हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी, मैं 4 बजे उठ के वीडियो बनाता हूँ, तुम यहाँ पे सुबह के 7 बजे उठ रही हो, बेशरम कहीं की। हमसे कहते वीडियो तो नहीं बनाते, तुम भी अब भैंस का दूध लगाते हो। और वो कहता है कि ठीक है जो भी है चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं। हमसे कहते हैं लेकिन फिर भी मेरे कपड़े तो पहन लेने चाहिए, तो मैं बस आई कपड़े पहनकर। और वो कहता है कि मैं आपको असिस्ट करूंगा इस जगह पर, मैं बस आपकी असिस्टेंट के लिए हूँ। हमसे कहते ठीक है, मैं आई कपड़े पहनकर उसके बाद में जा रही होती है। और ये बटलर कहता है कि चलिए मैं आपको पहले आराम से महल दिखा देता हूँ। और अपनी हमसे सो रही होती है, हाँ काफी ज्यादा लेट आई थी मैं कल रात को, तो मैं सीधा सोने चली गई थी उससे बात करके। लेकिन अपनी हमसे जब देखती है तो यहाँ पे छत पे ज्वाला है, नीचे पूरा काला है। और इतना सब देख देख कर हमसी का दिमाग भी खराब हो जाता है। ये कहते हैं कि आइए सबसे ज्यादा फेवरेट रूम गेस्ट रूम, यहाँ पर आपको यहाँ पे स्वागत करता हूँ मैं। और वो गेस्ट रूम को देखकर अपनी हमसी अपने यहाँ पे आंखों को वहाँ पे मुंह को सबको बंद कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर से धूल उड़ती हुई आ रही थी। ये कहता है कि ये सारे के सारे धूलमय हो रहे हैं क्योंकि इस जगह पर कोई रहता नहीं है, कोई आता ही नहीं है इस जगह पर। हमसी कहते मैं जानती हूँ क्यों नहीं आता है। बटलर कहता है क्योंकि हमारे माइलॉर्ड किसी को यहाँ पे आना यहाँ पे लाना पसंद ही नहीं करते हैं, इसलिए कोई नहीं आता है। और अपनी हमसी कहते हैं ये सब तो मैं जानती हूँ, ये सब कबाड़ा होना ही था, लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके सामने एक यहाँ पे वाटरफॉल होता है जिसके अंदर पानी नहीं पत्तियां उड़ रही होती है। हमसी कहती अरे मैया रे ये क्या है, और ये किसने बनाया है, किस महान आदमी की कलाकारी है ये, छी छी थू थू। इसको देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। और किस महान आदमी ने इस गार्डन का ख्याल रखा था, छी। और एड कहता है कि सॉरी माय लेडी, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ होगा क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं इस मैनेजमेंट के चक्कर में, क्योंकि कोई भी जगह पर रहता नहीं ज्यादा, बस हमारे माइलॉर्ड रहते हैं और ज्यादा कोई यहाँ पे आता जाता है नहीं, इसलिए हम बिल्कुल भी इस महल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ये पूरा जर्जर हो रखा है, पूरा खंडर हो रखा है। हमसी कहते ये मैंसन तुमने इसका कबाड़ा का डाला है, और सच में अगर इस प्रकार के मैंसन का तुम कबाड़ा करोगे तो तुम्हें जूते खाने को मिलेंगे ऑडियंस की ओर से, क्योंकि ये एक रोमांस फैंटेसी मानवा है। इसके अंदर बड़े बड़े लंबे लंबे महल होते हैं, सुंदर सुंदर गार्डन होते हैं, और गार्डन के अंदर फूल उगे होते हैं चमेली के, और उनमें ऐसा खुशबू आती है। ये कहता है कि हाँ हाँ। और अपनी हमसी पूछती है वैसे यहाँ पर डिशेस तो आती होंगी, तो यहाँ पे वो कुछ कहती क्यों नहीं, करती क्यों नहीं। ये कहता है कि दरअसल उनका कोई भी फोकस है ही नहीं, वो घरेलू काम काज नहीं करती हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी बिजनेस वूमेन है, तो इसलिए वो बस बिजनेस का काम करती हैं। और जैसा कि तुम जानती हो ये अपना डिफरेंट उनका सौतेला बेटा है, तो उनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना ही उनको इंटरेस्ट है इसकी चीजों के अंदर। और ये महल पूरा जर्जर हो रखा है, और इस जगह पर बस एक ही इंसान काम करती है, वो है मार्सिया, जो यहाँ पे सारा संभालती है इस काम को, और वो हेडमेड है। अपनी हमसी कहती है अच्छा रुको जरा, क्या यहाँ पर कोई बटलर नहीं है। ये कहता है कि नहीं, उनको खर्चा करना पसंद नहीं है, और कौन ही यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करेगा एक बटलर रखने के लिए। अपनी हमसी कहती हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी आखिर तुम्हारे लॉर्ड डिफरेंट के बारे में क्या क्या कहो, कभी यहाँ पे आते हैं और देखते नहीं ये जगह को, क्या वो कभी पैसों के मामलों में यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते हैं कि कितना ज्यादा खर्च हो रहा है इस महल के ऊपर। ये कहता है कि वेल लॉर्ड डिफरेंट काफी ज्यादा बिजी रहते हैं एम्पायर के मैटर को देखने में, और मैं जानता हूँ कौन से एम्पायर को मैटर को देख रहा होगा, ये पक्का ही किसी पुल के अंदर पड़ा होगा आलस मार के। और अपनी एमसी कहती हाँ उसकी कद्दू की भैंस की टांग, वो साला यहाँ पे किसी यहाँ पे फूल के साथ में फूल फूल कर रहा होगा। मैं जानती हूँ उसके यहाँ से घटिया इंसान को, जो कि यहाँ पे हर महानवा के अंदर होता है, हर महानवा के अंदर ये यहाँ पे किसी एम्पायर के मैटर को संभाल रहे होते हैं, और वो मैटर कद्दू भरा निकलता है। ये कहता है कि अरे रोस्ट मारना बंद करो, और जो आपसे मैं बात करना चाहता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और अपनी एमसी कहती है ठीक है फिर कौन सी बात करना चाहते हो तुम मेरे से। रिकल कहता है जैसा कि आप जानती हैं इस जगह पर आप यहाँ पे इस जगह की हाउस होल्ड की मैनेजर बन चुकी हैं, यानी आप ही को सब कुछ संभाला है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस महल को पहले के जैसा एकदम नया नया कर दें, और मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ। हमसे
कहती है, ओह मैं समझ चुकी हूँ ये क्या करवाना चाहता है। और मुझे याद आया जो रियल वाली एमसी थी उसको इसने यहाँ पे टास्क दिया था इस महल को संभालने का, लेकिन वो संभाल नहीं पाई और इस बात को इसने रिपोर्ट कर डाला जो रियल वाला यहाँ पे अपना टिफरिन था उससे यहाँ पे, ताकि टिफरिन इससे नाराज हो जाए। उसके बाद में टिफरिन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इससे ये साबित हो गया कि अपनी एमसी एक नंबर की नल्ली और नूबड़ी है, वो कुछ नहीं कर सकती है। एमसी कहती है लेकिन मैं इस बार चेंज कर डालूंगी सब कुछ। और एमसी कहते हैं ठीक है फिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और चलो इसको शुरू करते हैं। पहले तो मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा लेडगर को, यहाँ पे खाता भाई होती है उसको। ये कहते हैं ठीक है, जब चलते हैं यहाँ पे पैसे वगैरह का मेंटेनेंस देखने के लिए। और मैं आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगा कर बैठा हूँ। अभी दिखाता है किसी कमरे के अंदर आराम से किसी और दिन का सीन, यहाँ पर की हेडमेड आती है और यहाँ पे मर्सिया कहती है माय लेडी क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है आखिरकार। माय लेडी जो कि आराम से चाय की चुस्कियां ले रही होती है वो कहती है ओह आओ आओ मर्सिया आराम से बैठो, हमें कुछ बातें करनी है, इंपॉर्टेंट बात, तो आराम से बैठ के बात करो। ये कहते हैं कि आपने आखिर मेरे को क्यों बुलाया, क्या मेरे से कुछ गलती हुई है। नहीं नहीं कुछ गलती नहीं, बस मुझे तुमसे यहाँ पे लड़कर के बारे में बातें करनी थी और तुम काफी ज्यादा बढ़िया संभाली हो इस महल को और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि मेरे को आपसे लड़कर दी जा रही है, यानी मैं संभालूंगी इस चीजों को। ये कहती क्या लेकिन अचानक से क्यों हो रहा है और क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। जी कहती हाँ भरोसा, और तुमसे आकर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आखिर मेरे पास लड़कर होने से तुम्हारे ऊपर भरोसा कम कैसा हो जाएगा, क्या यहाँ पे कुछ लेन देन हो रहा है इसके बीच में। ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जी कहती है ठीक है। और अभी यहाँ पे दिखा था कुछ समय बाद ये डरी हुई होती है और डरी सहमी हालत में बहुत ही यहाँ पे भोली वाली बनते हुए रो रही होती है। उसकी यहाँ पे साइड वाली मेड आती है और कहती है हेड मेड मर्सिया आपको क्या हुआ है, और आखिर आप इतनी डरी हुई और यहाँ पे सहमी सी क्यों है। वैसे काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, मतलब यहाँ पे मेड वगैरह थोड़ी एटीट्यूड में होनी चाहिए थी ये मेड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी विलेन हो सकती है, लेकिन ये तो बेचारी डरी सहमी है। ऐसा लगता है कि इसको पता है कि इसने बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है। ये कहते हैं जैसे तुम जानती हो हम लोग यहाँ पे पैसा यहाँ पे चोरी करते हैं इस जगह से और यहाँ पे ये सारा खाते वही में लिख देते हैं यहाँ पे ज्यादा खर्चे के नाम पे, लेकिन ये सब यहाँ पे गड़बड़ हो रही क्योंकि वो आ चुकी है लेडर को चेक करने के लिए और इससे हमारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी मेट कहती अरे नहीं इससे यहाँ पे मैंने पैसे लेकर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे फरारी गिफ्ट की थी और उसको पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। दूसरी कहती मैंने तो अपने यहाँ पे बॉयफ्रेंड का रिचार्ज करवाया था। और तीसरी मेट कहती कि अरे क्या ही बकवास है, तुम लोगों ने बस छोटे मोटे खर्चे किए हैं, मैंने तो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को दूसरा महल ही दिलवा लिया था इससे भी ज्यादा बड़ा। और वो कहते कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम जानते हैं उस यहाँ पे लड़की को, वो बस यहाँ पे एक छोटे से बहरोन की बेटी है, वो क्या ही उगाड़ लेगी, उसको यहाँ पे कुछ आता ही नहीं हुआ, वो कभी यहाँ पे ब्लैक मार्केट भी नहीं गई हुई सब्जियों का भाव देखने के लिए, वैसे यहाँ पे सब्जी मार्केट जाते हैं उसके लिए। और ये कहते कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और हेडमेड मर्सिया कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बिल्कुल सही बात है, वो एक नंबर की उल्लू दी पट्टी है, वो कोई नोबल वुमन थोड़ी ना है। अपनी एमजी की ओर दिखा था जो कि उस खाता वही को चेक करे होते हैं और कहती हाँ ये और वो, और अब तुम तो गई बेटी और तब तुम्हारा क्या होगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है जगह पर। उसके कुछ दिनों बाद दिखाया था अपनी एमजी कहती वेलकम, उसके सामने दोनों को दोनों वेलकम कर रहे होते हैं खड़े खड़े। और अपनी एमजी कहती मैंने तुम दोनों को इस जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है और अपना यहाँ पर रिव्यू कहता है आखिर आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपने मुझे और यहाँ पे हेडमेड मर्सिया को दोनों को एक साथ में बुलाया है। अपनी एमजी कहती है मैं तो तुमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे पैसा गायब किया है, शाबाश यहाँ पे तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। और हेडमेड मर्सिया पूरी सो की आखिर ये क्या बातें कर रही हैं और कहती भी आखिर किस प्रकार की बातें कर रही हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा भोली वाली हूँ। एमजी कहती तुम मेरे को यहाँ पे 1.5 लाख का खीरा खिला रही हो और तुम मेरे साथ में बकवास कर रही हो इस प्रकार की। ये कहती है अरे वो तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। तो अपनी एमजी कहती है इम्पोर्टेंट का मेरा कद्दू, और आखिर किस प्रकार की सब्जियां हैं जो कि यहाँ पे 1.5 लाख की आती हैं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। और आखिर कौन सा टमाटर यहाँ पे 50,000 का होता है, कौन सी प्याज यहाँ पे 1.5 लाख की होती है, और कौन सा आलू 2 लाख का होता है, और तुम गाजर के बारे में तो बताना भूल गई 5 लाख की गाजर, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। लेकिन अरे वो तो दरअसल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड फूड है, हम लोग उसको विदेश से इम्पोर्ट करते हैं सीधा जैसे यहाँ पे खेत से निकलता है हमारे पास सीधा पहुंच जाता है फार्म से ही, इसी वजह से काफी ज्यादा महंगा है क्योंकि हम उसको प्लेन से मंगाते हैं। एमजी करिए जी कद्दू मार्केट में यहाँ पे 150 रुपए में तुमको सारा मिल जाएगा 3-3 किलो, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। ये नहीं ये मार्केट का माल नहीं है, और आखिर आपको मार्केट का भाव कैसे ही पता होगा, आप मार्केट तो नहीं गई है। एमजी कहती मेरा कद्दू मैं सब मार्केट वगैरह सब घूम के आई हूँ,
और मैं तुम जैसे को अच्छे से जानती हूँ, तुम 150 रुपए की सब्जी भी मोल भाव करके 15 रुपए में लाती हो, और वो भी खराब सब्जी। उसके बाद में तुम उससे मेरे को खाना बना के कहती होगी यहाँ पे तुम लग्जरियस खाना दे रही हो मेरे को। बकवास, सब बकवास है। और तुम क्या कहना चाहती हो इसके बारे में? ये पूरी घबरा जाती है और अपनी आम से कह देगा तुम कुछ कहना भी चाहती हो। ये पूरी डर जाती है और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही होती है। आम से कहती कहोगी या फिर नहीं? ये कहती कि सैया जी मेरे को माफ करना, गलती मारे से हो गई। और अपनी आम से कहती अच्छे से कहो और रुको जरा, आखिरकार ये एक और इंसान कौन है जो कि यहाँ पे गार्डन साफ करता है? ये कहती कि वो हो हंस हंस हंस। अपनी आम से कहती क्या तुम मेरे को हंसने के लिए बोल रही हो? बकवास करना बंद करो। ये कहती कि आम से सॉरी, मेरे पति का नाम है हंस और भाई ये सब गार्डन वगैरह संभालते हैं। आम से कहती अच्छा अच्छा। और ये एड भी पूरा शौक हो जाता है। रिकल कहता है ओह माय गॉड, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बड़ा यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड भी इसके आगे फेल है। मतलब मेड वगैरह भी ये सब कर रही हैं तो बॉलीवुड का तो तुम सोच ही लो वो क्या क्या करते होंगे। आम से कहती है मुझे लगा ही था और अब मेरे को वापस से ये लेटगर वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुकी हूँ। तो ये सभी के पीछे तुम अकेली हो, तुमने ये सब किया है और तुम्हारे साथ में काफी मेड वगैरह भी होंगी, तुम्हारा पूरा परिवार होगा इसके अंदर, समझ गई क्या? ये कहती माय लेडी। आम से कहती है इसके अंदर अगर सब कुछ देखा जाए तो सारा का सारा यहाँ पे महीने का यहाँ पे खर्चा निकलता है 1 मिलियन का। और अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो कोई भी यहाँ पे बैरोन की फैमिली, यहाँ पे ड्यूक की फैमिली भी 1 मिलियन पूरे साल में खर्च नहीं करती होगी, क्योंकि तुम यहाँ पे इस जगह बकवास कर रही हो। यहाँ नहीं कि तुम्हारा पूरा भांडा फूट चुका है और ये पूरी डर जाती है। आम से कहती क्या तुम यहाँ पे कुछ और कहना चाहती हो? क्या तुम और भी ज्यादा सुनना चाहती हो मेरे से? ये पूरी डर के यहाँ पे एकदम कांपने लगती है। उसके बाद वहां से चली जाती है और अपना रिकल कहता है माँ लेडी आखिर आप इसके बारे में क्या करने वाली हैं? आम से कहती मैं इसको निकाल दूंगी, ये अच्छा होगा कि हम लोग कुछ भरोसेमंद लोगों को रखें, क्योंकि यहाँ पे भरोसा कोई ऐसी चीज होती है जो कि तुम्हें वापस से नहीं मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे पैसे के लिए बिक जाते हैं, लेकिन भरोसा भरोसा बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड चीज होती है, वो तुम पैसे से नहीं खरीद सकते हो। और यहाँ पे पैसे से काफी ज्यादा चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन भरोसा बहुत ज्यादा हार्ड होता है इसको यहाँ पे पाना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इन लोगों को नहीं रख सकती जो कि यहाँ पे मेरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी प्यारी सी भरोसे वाली मेड से यहाँ पे बात करूंगी इसके बारे में। ये कहता है क्या भरोसे वाली मेड? यानी आपके पास कुछ मेड है जो कि सच में इस जगह पर काम कर सकती है, यानी वो लोग पैसा नहीं खाती हैं, यानी यहाँ पे कुछ मेड है जो कि अच्छी है, कुछ मेड यहाँ पे बुरी है। और अपनी आम से कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और कहता है वैसे कि आप इसको हटाने वाले हैं तो आपको यहाँ पे काफी तैयारी करनी पड़ेगी। आम से कहती मैं सभी को हटाने वाली हूँ। तो ये कहता है लेकिन फिर भी ये काफी हार्ड रहेगा। आम से कहती इसी वजह से मेरे पास में एक प्लान है, हम लोग यहाँ पे इनकी सैलरी बढ़ा डालेंगे ताकि ये लोग भागे नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ मेड यहाँ पे अच्छे से काम करना चाहती है, वो सच में यहाँ पे कुछ काला काम नहीं करना चाहती, वो बात अलग है कि इनका कुछ यहाँ पे पर्सनल मोटिव भी है। और इसी वजह से मैं यहाँ पे इन लोगों को इस प्रकार से करना चाहती हूँ। ये कहता है ठीक है मैं समझ गया। अपनी आम से कहती है मैं सारा का सारा पैसा यानी कि 1 मिलियन यहाँ पे यूज करूंगी, और जो 30 मिलियन जो कि बच जाएगा यहाँ पे खर्चा निपटाने के बाद में 70 मिलियन हो रहा है रियल खर्चा। और अपनी आम से कहती है मैं यहाँ पे उस खर्चे को यूज करूंगी, यानी 30 मिलियन को यूज करेंगी इस पूरे महल को रेनोवेट करने में, उसी के साथ में ही यहाँ पे मेड वगैरह खर्चा बढ़ाने में, ताकि वो लोग मेड यहाँ पे दोबारा से इस प्रकार की हरकतें ना करे। अपनी आम से कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ वो बहुत ज्यादा लालची है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दूंगी तो वो शांत हो जाएंगी, ज्यादा लालच करेंगी नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आता है तुम्हारे पास में उतना ज्यादा लालच बढ़ जाता है। इसी वजह से मैं उनको यहाँ पे एकदम लिमिट में दूंगी और ज्यादा यहाँ पे महल के ऊपर खर्च करने का ट्राई करूंगी। अपनी आम से कह देखा तुम समझे मेरी बातों को, और महल हम लोग काफी सुंदर बना देंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो 1 साल के अंदर हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर दब के मर जाएंगे। ये कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और सच में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप बुखर सकती हैं और मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप सच में कर पाएंगे। आम से कहती है हाँ अगर इतने चमक के साथ में इस प्रकार से क्यों देख रहा है, और क्या इतना सरप्राइजिंग है, क्या मैं थोड़ा अलग एक्ट कर रही हूँ? वो कहता है क्या अलग? आप तो बहुत ज्यादा अलग लग रही हैं। और यहाँ पे अपना थोड़ा शांत कर लेता है। उसके बाद में अपनी आम से कहती है वेल थैंक यू तुम्हारा टाइम देने के लिए, और अब तुम जा सकते हो। आम से कहती है तो चलो ठीक है, अब ये मुर्गा मेरे जाल में फंस चुका है, जो इंसान मेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला था रिकल, अब वो मेरे जाल में फंस चुका है, लेकिन इसको भाड़ में आने दो। अब मेरे को चाय पीनी है, क्योंकि चाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब ये बिल्कुल लोयल रहेगा मेरे साथ में, ज्यादा तानावानी करेगा नहीं। ये सोचता है कि वो तो एक नंबर की रोतड़ थी, मैं उसको अच्छे से जानता था, लेकिन ये समझदार कब से बन गई, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये इतनी ज्यादा समझदार कैसे बन गई, कब बन गई, क्यों बन गई, लेकिन इसके बारे में मुझे मास्टर को भी बताना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर बताते हैं। अभी दिखा था कुछ दिनों बाद में यहाँ पर यहाँ पे क्रैक वगैरह ठीक कर रहे होते हैं, और ये कहा था कि तो मैंसन यहाँ पे रिपेयर चाहिए उसको, इसी वजह से यहाँ पे सब काम चालू है। आराम से ये जा रहा था पर तभी इसके पीछे से लोग आते हैं और भगदड़ मचा देते हैं। आम से उसको वहाँ पे, इसको यहाँ पे, उसको वहाँ पे रख दो, और वो यहाँ पे सीढ़ियों से गिर जाती है। एक बार चूहा उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो उसके बिल में घुस रही थी। आम से कहती है अरे बाप रे मैं तेरा बिल छोड़ दूंगी, मेरे को छोड़ के चला जा, और चूहा उसको बहुत ज्यादा तंग करता है। उसके बाद में अपनी कमर तोड़वा
आकर यहाँ पे बैठी होती है और हमसे कहती है आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं इस प्रकार का पोस्टर ही बना सकती हूँ क्योंकि मेरी कमर टूट चुकी है सब काम करके। सच में घर का काम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और तुम कह रहे हो कि मैं अपना बैलेंस बनाऊँ। ये कहता है कि आपको सोशल एथिक्स सीखना चाहिए और आप यहाँ पे एक नॉर्मल लेडी है तो आपको उसी प्रकार से एक्ट करना चाहिए। आप आकर एक नॉर्मल लेडी की तरह एक्ट कैसे कर सकती हैं? हमसे कहती है हाजी मेरा खद्दू और ये घटिया सी बुक ये बस नाम की इजी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड चीज़ें लिखी हुई हैं। और अभी दिखाता है एक घोड़ा गाड़ी आ रही होती है बहुत तेज़ी से। हमसे कहती है हो रुको जरा, और क्या ये मेरा पति है डिफरेंट और इतने जल्दी कैसे आ रहा है? डिफरेंट बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है इस जगह पर और बड़ा ही हॉट आराम से आ रहा होता है। हमसे कहती वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया, 1 महीना हो चुका है लगभग और वो हमेशा लेट आता था लेकिन मेरे साथ में बात भी नहीं करता था। और ये इंसान आता है आराम से और अपनी हमसे को देखे ही जा रहा होता है। उसके बाद में अपनी हमसे पूछ दिया अगर तुम मेरे को इस प्रकार से क्यों देख रहे हो, क्या मेरे ऊपर चेहरे के ऊपर कुछ लगा हुआ है? ड्यूक पूछता है कि तुमने खाना खा लिया? हमसे बताते कि नहीं अभी तक तो नहीं कहा है। तो ड्यूक कहता चलो ठीक है फिर साथ में खाना खाते हैं और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी तो वो बात भी हो जाएगी। ड्यूक अपनी हमसे कहती है ठीक है फिर। अभी दिखाता है एकदम गरम गरम आग चली होती है लेकिन इनके बीच में ठंडक छाई होती है क्योंकि ये बात नहीं कर रहे होते हैं। हमसे कहती है आकर ये बोल क्यों नहीं रहा है कुछ भी? डिफरेंट कहता है हाँ न्यू मेड आ चुकी है और मैंने सुना है कि तुम वो थी जिसने कि उसको चेंज किया है। हमसे कहते हैं कि पक्का यहाँ पर रिकल ने उसको बताया होगा और उससे कहती है हाँ मैंने किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसों में धांधली कर रही थी। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था? रिकल यहाँ पे ऐसे बातें इसको पेल दिया होगा पहले ही। तो ये कहता है कि हाँ मुझे पता था सब कुछ पता था मुझे। हमसे कहती पक्का ही रिकल ने बताया होगा, ये सब बस नाटक कर रहा है। और वो कहते कि अच्छा तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तो अपना यहाँ पे भोला भाला सा ये बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब देता है। ये कहता है कि क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और मुझे वो काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं इसलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान दूँ ना कि यहाँ पे फालतू में किताबें छान मान कर उसके बारे में पता लगाऊँ जिसने यहाँ पे करप्शन किया है। ये तो कोई फालतू की चीज़ होगी जो कि मैं करूँगा क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा पैसा वो गायब करेगी उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं ध्यान अपना और भी ज़्यादा कमाने में लगाऊँ ताकि वो यहाँ पे बस छोटा मोटा कमाए और मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँ। एमसी कहती वाह क्या ही करप्ट पॉलिटिशियन वाला दिमाग है, मतलब कि खुद तो करप्शन करो और जो नीचे वाले हैं उनके करप्शन करने पर उन पर ध्यान ही मत दो, भाड़ में जाए वो लोग, बस करप्शन करते रहो। बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है ये तो। पहले ये लोग करप्शन का खाएंगे और मैं अभी खाना खाऊंगी तो अपना खाना ठूस रही होती है। तब ये कहता है हाँ मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो महल है या फिर मेंशन है उसको यहाँ पे डेकोरेट भी कर रही हो। एमसी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को पैसे बच गए थे तो इसी वजह से मैं कर रही हूँ। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कर सकती हो। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पैसा बर्बाद करने के लिए इस जगह का हेड नहीं बनाया था, मैंने तुम्हें और कामों के लिए बनाया था। और यहाँ पे बात रही थी कल की तो वो ये सब संभाल लेगा, तुम्हें यहाँ पे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। एमसी कहते हैं कि मैं कोई बर्बाद नहीं कर रही और मैं तुम्हारा यहाँ पे मेहनत से कमाया हुआ पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने दूंगी क्योंकि इसने करप्शन करके कमाया होगा ऑब्वियसली ही। और ये थोड़ा शांत हो जाता है इस बात को सुनकर। अपनी एमसी कहती है ये शांत क्यों हो गया, ये अजीब सी शक्ल बनाता है बार बार, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रहा है। और तभी न्यू डिश आ जाती है। हमसी कहती मेन डिश आ चुकी है, मेन डिश आ चुकी है। हमसी कहती छी क्या ही घटिया डिश है, वेल हम तो यहाँ पे मानवा के लोग हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो अपनी हमसी कहती चलो फिर एंजॉय योर मील और बड़ी प्यार से कहती ये कहता हाँ क्या सच में क्या बोला इसने। और उसके बाद में खाना ठूसने लग जाता है। खाने में क्या था वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे सुन के उल्टी आ गई थी। और ये कहते कि चलो ठीक है फिर आराम से सब हो चुका है और अब बारी है जाने की। और ये आराम से दवाई ले रहा होता है। हमसे इस बात को नोटिस कर लेती है ये पक्का ही हेडेक की दवाई होगी तो फटाफट उठ के उसके हमें पास में जाने लगती है। ये बोतल खोल ही रहा होता है तभी हमसे उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या तुम्हें ऊपर जाना है? ये कहता क्या क्या तुम अपने पति को ऊपर पहुंचाना चाहती हो? हमसे कहती नहीं वो वाला नहीं, चलो ऊपर चलते हैं मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ये पूरा डर जाता है और अगले ही सेकंड में हमसे इसको सीढ़ियों से खींचते हुए ऊपर लेके जा रही होती है। ये कहता है रुक जाओ एवलिन तुम क्या कर रही हो? एवलिन तो उसको लेके जा रही होती है और ये कहता है कि हाँ इसको क्या हुआ है? ओ वेट अ मिनट, और यहाँ पे उसको खींच देता है। कहता है कि एवलिन तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे टच मत करना और अपने यहाँ पे मैनर्स को याद रखो, तुम बहुत ज्यादा आउट ऑफ लाइन जा रही हो। ये कहती क्या बकवास है। और ये कहता है चलो अब अपने कमरे में जाओ और मैं चला सोने के लिए। तो अब ये अपनी आमदी उसे कमरे में घुस जाती है और गेट को भी लॉक कर देती है। अगले ही पल ये लात मारकर उसको निकाल देता है और अपनी वापस से यहाँ पे देखती है। उसके बाद में वापस से गेट को पकड़ लेती है और अपने हाथों से उस गेट को रोक रही होती है। ये कहता है कमोन अपने हाथ हटा लो नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ चिपल जाएंगे। ये कहती नहीं मैं घुस के
जाऊंगी। और क्या तुमने नहीं बोला था कि मैं तुम्हें मसाज कर सकती हूँ? अगर तुम खुश हो जाते हो तो तुम खुश हो या फिर नहीं हो, तुम अपनी बातों से पीछे कैसे हट सकते हो? तुम बड़े ही दोगले इंसान हो मेरी तरह यहाँ पे, बिल्कुल। जो कि यहाँ पे कहता कि अगले दिन वीडियो आएगी और 2-3 दिनों में वीडियो डालता है। ये कहता क्या बकवास कर रही हो, और फिर वो मान जाता है और अपनी आम से कहते चलो अब समय आ चुका है मसाज करने के लिए, और थैंक यू इतना कोऑपरेट करने के लिए। और वो मसाज करने लगते हैं जापानीज स्टाइल में। और ड्यूक कहता अगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम से कहते मेरे फ्यूचर के लिए ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते कि अरे नहीं, मैंने गलती से सब कुछ रिवील कर डाला। उस बात को छुपाने के लिए एमसी कहती है ऑफ कोर्स हर एक वाइफ को कर्तव्य होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। पति महान भगवान समान होता है, तो इसलिए मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, बस तुम्हारी यहाँ पे अच्छे से सेवा कर रही हूँ। अपने मन में कह दिया अगर मैं इसकी अभी सेवा करूंगी तो डाइवोर्स के बाद मुझे मेवा खाने को मिलेगा, इसलिए लगे रहो सेवा में। और ये कहता अच्छा ठीक है, तुम लगी रहो आराम से। और मैं इस बात को नोटिस कर सकता हूँ तुम काफी ज्यादा अजीब सी हो चुकी हो। एमसी कहती कि यहाँ पे मैं बस थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कहता कि हाँ हाँ तुम काफी ज्यादा अजीब सी होती जा रही हो, जैसा कि एक्सप्लेनर जो कि बहुत ज्यादा आलसी हो गया आजकल। एमसी कहते उसको छोड़ो और तुम्हें तो देखो जरा, तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो मसाज है ना, है ना, है ना। ये कहता ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा यहाँ पे इतराने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे मेरे को ठीक कर दिया है। एमसी कहती है क्या मैं इस मसाज को ज्यादा कंटिन्यू कर सकती हो? वैसे तुम इतनी ज्यादा जल्दी कैसे है, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? और ये कहता ही नहीं, ये सब बस हो रहा है फ्लेग के चक्कर में। एमसी कहती का फ्लेग? और फ्लेग वो खतरनाक खौफनाक चैप्टर है जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है इस महानवा के अंदर, क्योंकि जो पूरा एम्पायर है जिसका ही नाम तुम पढ़ सकते हो इसकी भैंस की टांग। और इस एम्पायर के अंदर एक खतरनाक सा यहाँ पे वायरस आ चुका था जो कि कोरोना से भी ज्यादा पिद्दी था। इसके अंदर क्या होता था कि लोग यहाँ पे मर जाते थे क्योंकि वो लोग बीमार पड़ जाते थे और ज्यादा कुछ खास होता नहीं था। और यहाँ पे अपनी एमसी थी वो बीमार पड़ चुकी थी वायरस के चक्कर में, क्योंकि वो बड़ी यहाँ पे अवलासी नारी थी। इसी वजह से यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा मेहनत की, इधर उधर से पूरे एम्पायर में डॉक्टर्स को ढूंढा, लेकिन उसको ना इलाज मिला ना डॉक्टर मिला। ये ऐसे ही परेशान होता रहा और बेचारी वो कहते कि है डिफरेंट। और अपनी एमसी कहती है अभी तो देखो जरा इसको, और वो वायरस आने ही वाला है, ऐसा लगता है कि वो सच में आ जाएगा। ये कहता है हाँ हाँ वो वायरस आ रहा है, इसी वजह से यहाँ पे पैलेस ने बोला है कि हम लोग को छुट्टी दी जा रही है, हम लोग जल्दी जा सकते हैं। और अपनी एमसी कहती है रुको जरा, ये तो मेरा बेस्ट चांस है इसकी सेवा करने का, अगर मैं ऐसे ही रोज रोज इसकी मसाज करती रही तो मैं तो एकदम लखपति बन जाऊंगी यहाँ पे इसके डाइवोर्स होने के बाद में। एमसी कहती तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ में रोज खाना खा सकते हो। और वो अपने बालों को देख रही होती है अपनी एमसी, वो कहते हैं कि वैसे क्या तुम मेरी बातों को सुन भी पा रहे हो, क्या तुम यहाँ पे हाँ बोलोगे अच्छे से? वो बोल ही नहीं रहा होता है। एमसी कहती ये कुछ नहीं बोल रहा है इसकी तो मैं, और यहाँ पे उसका चेहरा पकड़ के घुमा देती है। ये कहता है एवलिन तुम क्या कर रही हो? एमसी कहती है सॉरी सॉरी तुम कुछ बोल नहीं रहे थे तो मेरे बस गलती से हो गया था। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो चुकी हो, तुम वो नहीं लगती जो कि तुम हो। अपनी एमसी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है अरे नहीं इसने पकड़ लिया, इतना ज्यादा ओबियस है। ये कहता है कि तुम अजीब सी एक्ट कर रही हो जैसा कि तुम खुद नहीं हो। एमसी कहते हैं कि अरे नहीं मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा कि अगर मैं थोड़ा बहुत अलग सा एक्ट करूं। एमसी कहती दरअसल ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मैं रोती हुई पसंद नहीं हूँ ना, तो बस मैं हैप्पी हैप्पी और यहाँ पे जोक वॉक करती रहती हूँ। और ये कहता है क्या सच में तुम तो बिल्कुल एक्सप्लेनर जैसे निकली जो कि हमेशा ही जोक मारता रहता है। और यहाँ पे क्या है बताऊँ मैं, उसकी जिंदगी झंड है तुम्हारी जिंदगी झंड है, काफी ज्यादा सेम सेम है। एमसी कहती हो जरा देखो तो काफी ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिया है इसने, और शर्मा रहा है बंदा। तो एमसी कहते ही रुको जरा, इसके शर्माने को मेरे को थोड़ा यूज करना चाहिए। और वो कहता है चलो अब निकलो यहाँ से, तुमने बहुत ज्यादा मेवा कर लिया, और यहाँ पे सेवा वेवा करती रहना। अगले दिन उसको भगा देता है। एमसी आराम से घोड़े गधे सब बेचकर सो रही हुई क्योंकि आज उसको ट्रेनिंग नहीं करनी है। वो कहती कि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और निकल भी जा चुका है, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे सुबह दोपहर 12 बजे उठूंगी, क्या ही खुशी की बात है, और चलो सोते हैं। पर तभी कोई आ जाता है। एमसी कहती है वो जिंदगी तो झंड हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं काफी ज्यादा आराम कर सकती हूँ, कोई मेड वगैरह आई होगी इसको ऐसा लग रहा होता है। ये कहते कि चलो ठीक है अब मेरे को अच्छे से ड्रेसअप कर लेना चाहिए। और वो बहुत देर बाद गेट खोलती है, जैसे ही ये गेट खोलती है वहाँ सामने देखती है यहाँ पर बेचारा रिकल ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है लगेज को लेकर। एमसी कहती है तुम रिकल तुम यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लेके कहाँ आ चुकी हो यहाँ पर? रिकल कहता है वेल मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ, ये काफी ज्यादा इमरजेंसी थी, मेरे को आपको बताना चाहिए। एमसी कहती आखिर सब क्या चल रहा है, तुम इतना सारा यहाँ पे लगेज लेकर क्या कर रहे हो? ये कहता है दरअसल एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो मेरी ग्रैंड मदर हैं हमने पता किया है कि सुबह सुबह ही दरअसल उनको फ्लेग हो गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से भागकर अपना सामान लेकर इधर आ गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे फ्लेग के कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता हूँ। एमसी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, और क्या तुम्हें कहीं और जगह नहीं मिली, तुम यहाँ पर आ चुके हो? एमसी यहाँ पे उसकी बात सुन के शौक हो जाती है। वो कहता है दरअसल मैं बस यहाँ पे गरीब सा आदमी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई और जगह है ही नहीं। एमसी कहती चलो ठीक है मैं तुम्हारा पहले सामान उतरवा देती हूँ, तुम बेचारे भोले वाले। उसका सामान पूरा उतार देते हैं और ये
आराम से बैठी होती है। एमसी कहती तो बताओ आखिर बात क्या थी। ये कहता है दरअसल हमने पता किया है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है उनको दरअसल यहाँ पे वो प्लेग वगैरह हो गया है, इस वजह से यहाँ पे उनके पास में मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को प्लेग हो गया तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लोग नहीं कर पाएंगे। एमसी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या तुमने अपने रिश्तेदारों को बताया। ये कहता है कि नहीं उनको नहीं बताया, क्योंकि वो लोग चिंता करेंगे बहुत ज्यादा ही, तो चिंता की चिता जलाने के लिए मैंने किसी को भी नहीं बताया है। एमसी कहती वाह रे वाह क्या ही दिमाग है। तो ये कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे को पैलेस में जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और अपनी एमसी बता दी दरअसल उसको पता है कि अगर ये प्लेग कैसे फैलता है, इसको कैसे रोकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं अभी नहीं बताने वाला, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल का तरीका है। एमसी कहते दरअसल यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर इंटरफेयर करूँ, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है। और रुको जरा पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, मेरा मूड नहीं है ये बात थोड़ी ना है, बात तो ये है कि एक नेचुरल फिनोमेना है, तो आखिर मैं इसके अंदर क्यों इंटरफेयर करूँ, ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा ना। आखिर मैं ऐसे केयरलेसली इसके अंदर कैसे घुस सकती हूँ। उसके बाद में दिखाया था काफी ज्यादा बढ़िया माहौल होता है। हमसे सो नहीं पा रही थी, वो कहती है आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, और बाहर से ऐसा लगता है जैसे कोई हवा हवा चला रहा है ठंडी ठंडी। और रुको जरा आज तो मुझे मौका भी नहीं मिला उसको मसाज करने का, वो दोनों अलग ही अपनी मर्दों वाली बातें कर रहे थे आपस में ही कि यहाँ पे उसके यहाँ पे टकला हो चुका है, वो उसके बाल नहीं आ रहे हैं। दूसरा कहता है हाँ हाँ वो टकला तो है, लेकिन वो जॉनी सिंह का फैन निकला। अपनी एमसी कहती उनकी बातें अजीब ही थी, वो फटाफट से गए अपने कमरे के अंदर और दुपक्के सो गए, बहुत ही अजीब बातें कर रहे थे। और रुको जरा आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या मुझे यहाँ पे सपना आ रहा है या फिर सच में यहाँ पे हवा चल रही है। वो बाहर जाती है अपने रूम से और देखती है कि खिड़की खुली हुई है, और अपनी एमसी कहती चलो ठीक है इस खिड़की को बंद करते हैं। और पड़ता हुई फिर से गिरने की आवाज आती है। एमसी कहती अगर क्या गिरा है, और पीछे जा रही होती है किसी कमरे में भयंकर तरीके से, और भयंकर सी आवाज आ रही होती है। एमसी कहती रुको जरा ये तो रिकल काम रहा है, आखिर इतनी गंदी गंदी आवाजें आ क्यों रही हैं इसके अंदर से। जाती है और एकदम डर जाती है, ये कहती है ओह माय गॉड ये क्या है। और वो देखती है कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। ये कहते है रिकल क्या तुम ठीक हो, और दिखाता रिकल जो कि लेटा होता है। और तुम्हें क्या लगता है ये क्या कर रहा होगा, ये दरअसल गिर चुका होता है। और अपनी हमसे कहती है तुम यहाँ पे क्या हो चुका है, तुम्हें ये क्या कर चुका है, तुम क्या कर रहे थे आखिरकार, और आखिर तुम ठीक हो। ये कहता है सॉरी मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा था, इतने में मैं गिर गया, दरअसल मैं उठ रहा था बस चेयर से। हमसे कहती चलो कोई नहीं, जब तक कि तुम ठीक हो कोई बात नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं वो मोमबत्ती वगैरह बंद कर सकती हूँ जिसके चक्कर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। ये कहता है कि नहीं मैं बस कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहा था, आई एम सो सॉरी आपको परेशान करने के लिए। ये कहते क्या पेंटिंग, ओह माय गॉड, और तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की पेंटिंग करते हो, वह क्या हाथ चलाते हो, वह क्या ही तुम्हारे यहाँ पे स्टेमिना है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और इन लोगों की ऐसी बात है कोई और भी सुन रहा होता है। आपको क्या लगता है ये कौन है, ऑब्वियसली ड्यूक है। और ड्यूक कहता है क्या मैं यहाँ पे अचार डालने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और ये दोनों शौक हो जाते हैं, और अपना ड्यूक गुस्से में इनकी ओर आ रहा होता है। ड्यूक कहते हैं कि अपनी एमसी तो परेशान हो जाती है और कहती है ओह वो दरअसल वो इस जगह पर। ड्यूक कहता आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम क्या कर रही हो जगह पर। एमसी कहती रुको जरा इतना गुस्से में क्यों लग रहा है। एमसी पूरी डरी होती है और वो कहती है सॉरी वो दरअसल मैं बाहर आई थी यहाँ पे खिड़की चेक करने के लिए, इतने में यहाँ पे इसके अंदर से आवाज आई तो मैं इसके कमरे में आ गई, और मैं बस इसकी पेंटिंग वगैरह चेक कर रही थी आधी रात में। ये कहता है हाँ जैसा हमारी बेच ने कहा है वैसा ही है और कुछ भी अलग नहीं है। तो ड्यूक यहाँ पे अपनी नजरों से उसके ऊपर तीर मारता है, जो कि अपनी आम से डोज कर लेते हैं क्योंकि वो भी खतरनाक वाली तीरंदाज है। और अपनी आमसी कहती है नैनो से बाण मत चलाओ। ये कहता है ठीक है अब चलो अपने कमरे में चलते हैं, और अपनी आमसी को ले जा रहा होता है बड़े गुस्से में, देख ही सकते हो। आमसी कहती इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, ये फालतू में इतना ज्यादा यहाँ पे ढीठ हो रहा है। तभी जोर से वो गेट बंद करता है, अपनी आमसी डर जाती है और कहती है आखिर ये क्या कर रहा है। और वो कहता है तुम्हें इस प्रकार से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आधी रात में जाओ और अपने कमरे में सो जाओ जो पक्के। आमसी कहती ठीक है, और थोड़ी शांत हो जाती है। उसके बाद में सोचेगा सच में इसको मेरी चिंता हो रही है, नहीं ये पक्का यहाँ पे कोई और बात होगी। और तभी इसका 0 वाट का बल्ब जल जाता है जिससे थोड़ी भी रोशनी नहीं होती। एमसी कहती हाँ पक्का है उसको ये चिंता हो रही होगी कि लोग यहाँ पे रूमर्स बनाएंगे इसके बारे में कि मैं उसके कमरे में गई थी आधी रात में, इसी वजह से यहाँ पे ये सब यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि रूमर्स तो इसके बारे में फैलेंगे कि ये अपनी बीवी को शायद खुश नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहीं और पे जा रही है। एमसी कहती चलो चलते हैं अपने कमरे के अंदर। और अब दिखाता है यहाँ पे एकदम सुबह हो चुकी होती है। एमसी कहती ओह माय गॉड ये क्या देख रही हूँ मैं। और दरअसल वो एक मानवा पड़ रहा था, मानवा के अंदर कहानी होती है कि एक आसमान से परी गिरी, परी एक इंसान के ऊपर गिरी, इंसान ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, अगले जन्म लेके, और उस परी को उससे प्यार हो गया, परी के प्यार के चक्कर में वो वापस ऊपर पहुंच गए और दोनों की शादी हो गई। इसके बाद में वो फिर से मर गया, यानी कि वो ऊपर ही रह गया आत्मा बनकर। वह क्या ही कहानी थी। एमसी कहती वाह 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 शाबाश क्या ही खतरनाक कहानी लिखी है, वाह वाह वाह। ये कहता है आप यहाँ पे क्या करेंगे, जी आप इस प्रकार की चीजों के अंदर इंटरेस्ट है। एमसी कहती है ओह तुम्हारा इंटरेस्ट तो मैं देख ही
सकती हूँ काफी ज़्यादा कमाल की मानवा पड़ रहे हो। ये कहता कि नहीं नहीं वो बस मेरे को ऐसे ही मिल गई थी। तो बस यहाँ पे कुछ फोटोज को देखकर मेरा मन बहल गया। हैमजी कहती हाँ मैं गैस कर सकती हूँ और क्या तुमने कैट वगैरह देखा? ये कहता कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हैमजी कहते कि ये पक्का यहाँ पे काफी ज़्यादा बदल चुका है और हैमजी आराम से बैठ जाती है। हैमजी कहती सच में क्या तुमने उन कैट्स को नहीं देखा? तो ये कहता है कि नहीं वो काफी ज़्यादा वाइल्ड थी तो वो यहाँ पे बस भीग गई और भाग गई। अपनी हैमजी कहती है वेल इसको छोड़ो, कह रही है काफी ज़्यादा यहाँ पे भोला वाला मासूम सा बन चुका है। पहले काफी ज़्यादा अजीब सा था और अपने यहाँ पे निकल गया था। वेल आप ही काफी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, पहले आप इस प्रकार की नहीं थी। अपनी हैमजी कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे कैसा मानते थे पहले? ये कहता कि दरअसल आप मेरे को ऐसा लगती थी जैसे कोई भोली वाली छोटी मोटी बच्ची हो क्योंकि हर बात बात पे रो देती है। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपको इस प्रकार के जज करने के लिए बिना यहाँ पे कुछ देखे हुए। हैमजी कहती है मुझे इससे कोई परेशानी तो है ही नहीं तो आखिर मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। हैमजी कहती नहीं नहीं आपको माफी मांगनी नहीं चाहिए और फिर मन के अंदर कहती है पहली इंसान मैं थी जिसने कि इसको गलत गैस कर लिया और ये अच्छा इंसान है, काफी ज्यादा भोला वाला और चिल आदमी है। ये बस चेहरे से रूड लगता है, बाकी अंदर तो एकदम मुलायम है, बिल्कुल एकदम यहाँ पे कमल की पंखड़ी है यहाँ से। और अपनी हैमजी कहती है बस तुम्हारा थैंक यू हमारे प्यारे ड्यूक के साथ में बने रहने के लिए। ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा सौभाग्य है जो कि मैं इतने ज्यादा महान इंसान महान ड्यूक के साथ में रह रहा हूँ। हैमजी कहती लेकिन फिर भी कभी कभी वो कवाड़ा कर देता है, जैसे कि यहाँ पे पिछले टाइम पे ये कह रहा होता है कि ये लीजिए, वो कहता क्या लीजिए, ये कहता कि ये, वो कहता कहाँ है, और ऐसे इनके बीच में चल रहा होता है। हैमजी कहती हाँ हाँ वो काफी अजीब इंसान है ना। ये कहता हाँ ये बात तो है कभी कभी अजीब हो जाते हैं। और वैसे आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम से आराम कीजिए, मैं चलता हूँ मेरे कुछ काम आ चुका है। और वो निकल जाता है पैलेस के लिए। और उसके बाद वो अपनी हैमजी कहती है काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, काफी बदल चुका है कुछ समय बाद। और सच में अगर इसको देखूं तो मैंने काफी ज्यादा अजीब तरीके से इसको देखा था पहले, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ क्या करिए रियलिटी में क्या है। मैंने बिल्कुल भी इसको इस प्रकार का एक्सपेक्ट नहीं किया था। और चलो अब यहाँ पे आराम करने का समय हो चुका है। और तभी यहाँ पे कोई मेड आती है, वो कहते हैं कि आखिर आखिर हमारा प्यारा सा एड कहाँ पर है, हमारे मिस्टर एड कहाँ पर है। अपनी हैमजी कहती कल वो तो जा चुका है। ये कहता है यहाँ पे मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हैमजी कहती आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम मुझसे कर सकते हो मुझसे नहीं। ये कहती दरअसल बात जो है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो दरअसल बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हैं और उनकी यहाँ पे जो मेड वगैरह थी जो कि अब भाग चुकी है। मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। वो मेड यहाँ पे जो कि उनका ख्याल रख रही थी वो भाग गई थी। अपनी हैमजी कहती क्या कहा तुमने? ये कहती हाँ सच में वो मेड भाग गई। और अपनी हैमजी कहती है ये तो कॉमन सी बात है, वो डर के भाग ही जाएगी क्योंकि दरअसल प्लेग जो होता है वो खतरनाक चीज है, अगर उसको लग गया तो उसको परिवार को भी लग सकता है, इसलिए वो मेड डर के भाग गई होगी। लेकिन एटलीस्ट उसको किसी और को तो भेजना चाहिए था ताकि वो ख्याल रख सके उनकी ग्रैंड माँ का। और अपनी हैमजी कहती जो अगर इसके बारे में बात किया तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, अगर तुम ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आओगे तो तुम्हें इन्फेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन मैं अभी इस प्रकार से बता नहीं सकती किसी को भी क्योंकि लोग पूछेंगे आखिर तुम्हें कैसे पता है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। हैमजी कहती चलो ठीक है मुझे खुद से ही जाना पड़ेगा, एकमात्र तरीका यही है कि मैं खुद से जाऊँ। हैमजी कहती है अगर वो कहाँ रहती है मुझे ले चलो वहाँ पर, और बिल्कुल भी घबराना मत। अभी दिखाया था एक बड़ा सा मेंशन जिसके नीचे खड़ी होती है। हैमजी कहती तो तुम कह रही हो वो यहाँ पे 8वें माले पर रहती है। ये कहते यस माय लेडी, चलिए 8वें माले पर। और ये चल रही होती है 8वें माले पर, तभी पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे बाबा जी की बूटी कहाँ पर मिलती है। तो वे कहते हैं कि पहले आपको अमेज़न जंगल जाना पड़ेगा, वहाँ पर मिलती है। हैमजी कहती है अच्छा ठीक है फिर हम लोग देखेंगे अमेज़न जंगल में बाद में। अभी दिखाया था यहाँ पे 8वें फ्लोर पर, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बाद अपनी हैमजी बेचारी जंगली होकर आराम से बैठी होती है और कहते हैं कि इनकी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है, इनका माथा बिल्कुल ज्वालामुखी बन चुका है। और जरा देखो तो और मैं आ चुकी हूँ बाबा जी की बूटी लेकर अमेज़न जंगल से। और इस बाबा जी की बूटी काफी ज्यादा कड़वी है तो यहाँ पे थोड़ा आराम से उनको खिलाना पड़ेगा। और ग्रैंड माँ अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो प्लीज इसको खा लीजिए। उनको खिलाती है और वो आराम से खा लेती है सारा का सारा। हैमजी कहती चलो ठीक है अब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है और जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इस बाबा जी की बूटी का यूज कर डाला। और यहाँ पे वो थक जाती है, कहते हैं कि चलो अब घर जाने का वक्त आ चुका है। और वो जरा घर से याद आया अभी तक तो ड्यूक आ चुका होगा तो वो काफी ज्यादा चिंता कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। और अभी दिखाया था कि बड़े गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि आखिर कहाँ थी तुम। हैमजी कहती बस यार इधर ही गई थी मैं थोड़ा। ये कहता इधर उधर यहाँ पे घूमना बंद करो और तुम्हारी शक्ल देखिए तुमने किस प्रकार की शक्ल बना के बैठी हो तुम। अपनी हैमजी घबरा रही होती है और वो कहती करे नहीं अब मैं क्या बोलूँ। और मुझे लगा नहीं था कि इस प्रकार का रिएक्शन देगा, क्या मुझे इसके बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए था। और वो बड़ी गुस्से में से बोल रहा होता है। हैमजी कहती है भगवान अब मैं क्या कहूँ। और यहाँ पे इसकी शक्ल तो देखो, और क्या सच में मेरे बारे में चिंता कर रहा था कि मुझे फ्लेक ना हो जाए, इसकी शक्ल देख के लगता तो नहीं है। हैमजी कहती बस मैं यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर से मिलने गई थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे उसकी जो मेड वगैरह थी वो भाग गई थी, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। ये कहता है वो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे किसी और के बारे में
में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर जोर से यहाँ पे उसके कंधों को दबा देता है और अपनी एएमसी को यहाँ पे इस प्रकार की सिचुएशन में देखो यहाँ पे रिकल भी डर जाता है। वो कहते हैं कि अरे नहीं, इससे पहले बात बढ़े मुझे यहाँ पे संभालना पड़ेगा। वो कहता है सॉरी लॉर्ड ड्रिफिन, ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से सब हो रहा है, मुझे साथ यहाँ पे कोई और मेड हायर कर लेनी चाहिए थी। और यहाँ पे अपने ड्यूक को भी रियलाइज होता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो शायद वो अपने हाथों को उठा डाले, इसलिए वो अपने हाथों को छोड़ता है और बाद में जान लगता है और कहता है कि दोबारा से यहाँ पे बाहर मत जाना बिल्कुल भी बिना मेरी इजाजत के, और ऐसी फालतू चीजों के अंदर इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और अपना रिकल कहता है कि माय लेडी आई एम सो सॉरी। और एएमसी कहती है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। और ये कहता है कि वैसे आप यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर से मिलने गई थी, क्या हुआ है वहाँ पर? एएमसी कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक है और मैंने यहाँ पे उनको कुछ खाना वगैरह दे दिया है, वो खाकर ठीक हो जाएंगी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कहते हैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद में अपनी एएमसी कहती चलो ठीक है अब मैं चली और जाके आराम करो तुम भी, और ज्यादा चीजी बनने की जरूरत नहीं है जगह पर। वो कहता है ठीक है मैं ज्यादा चीजी नहीं बनूंगा। और अपनी एएमसी कहती हाय मेरी जिंदगी ही झंड है, आज मुझे यहाँ पे डिफरेंट ने भी स्कोर कर दिया। उसके बाद में बाबा जी की बूटी लेने गई थी तो मेरी कमर टूट रही है पूरी, और इतना ज्यादा तो मेरे को थकान हो रही है कि हाय मैं मर ही जाऊंगी। और कमोन बस गेट तक पहुंच जाओ, कमोन बस थोड़ा और वो अपने गेट तक पहुंच जाती है। उसके बाद में उसका ध्यान जाता है डिफरेंट की गेट की ओर, तो उधर जाने लगती है वो और कहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, और गेट पर ठोकती है थोड़ा और कहते हैं कि हे डिफरेंट। और यहाँ पे डिफरेंट को जवाब नहीं देता। अहम से कहते हैं वेल डिफरेंट थैंक यू आज के लिए जो कि तुमने मेरी चिंता की नहीं दिया था, और थैंक यू। और अब वो जा रही होती है तभी कोई गेट खोल देता है और पीछे से अपना डिफरेंट कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आओगी। और यहाँ पे अपनी एएमसी अंदर आ जाती है, ये गेट लॉक कर देता है। उसके बाद में कहता है कि वेल तुम्हें इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए, और आखिर तुम बाहर क्यों गई थी? एएमसी कहती है कि कोई बात नहीं है, जो मैंने पहले कहा था वही बात है कि यहाँ पे रिकल की ग्रैंड मदर बीमार थी, उनकी मेड भाग गई थी और मैं यहाँ पे गई थी उनके ख्याल रखने के लिए, क्योंकि रिकल काफी इंपॉर्टेंट इंसान है ना। ये कहता है रुको जरा, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि रिकल यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे तुम सीधा चली गई उसकी ग्रैंड मदर के पास में, तुम्हें पता किसने बताया? एएमसी कहती वेल दरअसल वो रिकल ने ही बताया था क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। ये कहता क्या तुम लोग क्लोज आ चुके हो? एएमसी कहती हाँ ना, वो यहाँ पे तुम्हारे क्लोज है तो मेरे यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना वो मेरे क्लोज आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा। क्या ये यहाँ पे क्या ये बुरी बात है? और रुको जरा, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे अंदर आग तो नहीं लग रही है? ये कहता है नॉनसेंस। एएमसी कहती चलो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम्हारी यहाँ पे जल के काली हो चुकी होगी उसको देखकर, और रिकल को मेरे साथ में देखकर तुम्हारी जल चुकी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बस मेरी चिंता कर रहे थे। ओ ले ये कहता क्या बकवास कर रही हो तुम? एएमसी कहती थैंक यू तुम्हारी यहाँ पे इतनी चिंता करने के लिए, और चलो बाय बाय काफी रात हो चुकी है, चलो सोते हैं जाके। और वो भाग रही होती है, लेकिन डिफरेंट उसको जाने थोड़ी ना देगा। डिफरेंट कहता है ठीक है और ये बातें जो हो रही हैं, और कम ऑन यहाँ पे किसी के भी रूम में इस प्रकार से मत घुसा करो, यहाँ पे जो तुम उस दिन घुस गई थी ये काफी ज्यादा बुरा रहता है, हमारे यहाँ पे मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो इस प्रकार की हरकत मत करना। एएमसी कहते ठीक है गुड नाइट और अब मैं चलती हूँ। वो यहाँ पे सीधा निकल जाती है और डिफरेंट थोड़ा शांति से बैठ जाता है। बस अभी देखो था सुबह का सीन, यहाँ पर ये काफी था एंजॉयबल मूवमेंट होता है। एएमसी आराम से सुबह गहने वहने पहन कर जा रही होती है, और तभी आया था अपना रिकल को अपनी एएमसी कहते है गुड मॉर्निंग। ये कहता है गुड मॉर्निंग मिस, और अपनी एएमसी कहते वैसे आखिर चल क्या रहा है, तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया है? ये कहता है ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या आपने जो दवाई वगैरह खिलाई थी मेरी ग्रैंड मदर को, क्या उसकी वजह से मेरी ग्रैंड मदर ठीक हुई हैं? और अगर सच में उस वजह से वो ठीक हुई हैं तो मैं काफी तक शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर झटका डालो एकदम झटके में आ गए थे, उनको 440 वोल्ट का झटका लग गया था। मेरी ग्रैंड मदर की कंडीशन देखकर वो बिल्कुल जवान लग रही थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे पूछने आया था कि अगर आपने उन्हें क्या खिलाया था जो कि वो इतनी ज्यादा चंगी हो गई, जो कि जवान से भी जवान हो गई है। एएमसी कहते हैं दरअसल मेरे को पहले लगा था कि मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर की कंडीशन देखने के बाद में मेरे से रहा नहीं गया और मैंने इंटरफेयर कर दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पे इसी ग्रैंड मदर की तरह सफर कर रहे होंगे। इसकी ग्रैंड मदर तो एक नोबल लेडी है, लेकिन बेचारे गरीबों का क्या, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, जबकि मैंने इसके अंदर अपनी टांग अड़ा दी है, तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा। एएमसी कह रही दरअसल वो चीज थी बाबा जी की बूटी, तो मैं उनको बाबा जी की बूटी खिलानी पड़ी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं बस गई थी और बाबा जी की बूटी लेकर आ गई। और अब ये कहता है कि क्या बाबा जी की बूटी, क्या तुमने उन्हें बाबा जी की बूटी खिलाई थी, जो कि इधर उधर कहीं पर भी मिल जाती है अमेज़न जंगल में? एएमसी कहती हाँ वो बाबा जी की बूटी थी। ये कहता रुको जरा, और आपकी वो कंडीशन, क्या आप खुद गई थी? ये कहती हाँ मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये कहता क्या मजाक कर रही हो, आपके पास इतनी सारी मेड थी, क्या आप अकल की अंधी हैं? एएमसी कहती जी हाँ मैं अकल की अंधी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। और ये कहता है रुको बाबा जी की बूटी से वो ठीक हो सकते हैं, क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ। और यहाँ पे काफी कमाल की चीज रहेगी कि यहाँ पे एक बूटी बाबा जी की बूटी जो कि यहाँ पे फ्लेग को क्योर कर सकती है। चलो
चलते हैं जल्दी से। और अभी दिखा रहा है कुछ दिनों बाद का सीन, अपनी आराम से एमसी कढ़ाई करी हुई थी। वैसे आपको कढ़ाई आती है क्या? और एमसी बड़ी खुश होती है, तभी यहाँ पे कोई आता है और एमसी से कहता है, मिस मिस आपने जो किया था ना उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, और इस वजह से मेरी जो ग्रैंड मदर है ना वो काफी ज्यादा जवान हो चुकी है, और ऊपर से यहाँ पे एकदम चंगी हो चुकी है, जो प्लेग है वो जा चुका है, और थैंक यू आपका। और बड़ा शुक्रिया शुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन पीछे से जरा देखो, इसकी खुशी की मैं यहाँ पे रंग में भांग डालने के लिए अपना डिफरेंट आ चुका है, और अपने डिफरेंट को एमसी भी नोटिस कर लेती है और कहती है, अरे नहीं अब ये क्या पंगा करने वाला है। इसकी शक्ल देख के तो ऐसा ही लगता है। पर ड्यूक आगे आता है और कहता है कि क्या बाबा जी की बूटी तुमने दी थी, तुमने दी थी? एमसी कहती हाँ हाँ बाबा जी की बूटी मैंने ही दी थी, क्या हुआ है? और ये कहता है कि उसने कमाल का डाला है, बाबा जी की बूटी मैंने यहाँ पे कुछ पेशेंट को दी थी और वो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं। उनकी यहाँ पे कंडीशन को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग इससे वैक्सीन बनाकर काफी ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे, और काफी ज्यादा बढ़िया है। रिगल कहता है कि हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है, और हमारे लॉर्ड आपसे काफी ज्यादा खुश हैं, इसलिए वो आपकी भर भर कर तारीफ करना चाहते हैं, ही ना मेरे प्यारे लॉर्ड। और लॉर्ड को फोर्स कर रहा होता है इस जगह पर। हमसे कहती है ये बिल्कुल भी मेरी तारीफ नहीं करने वाला है, क्योंकि पिछली लाइफ में ये बिल्कुल भी कभी भी मेरी तारीफ नहीं किया है। और ये कहता है हाँ अगर इसके बारे में बात की जाए तो तुम्हारे चक्कर में, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा लोगों की जान बच रही है, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अपनी आंखें भी चुरा रहा होता है, इसी वजह से अपनी आंखें उसके पास में आती है और कहती क्या क्या ये तुम बोले हो? ओह माय गॉड मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो या ना करना है तो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंसी कहती है आखिर कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? उसके और भी ज्यादा पास जाती है और चिपक ही जाती है अपनी एंसी, काफी ज्यादा चालाक लड़की है। और ये कहते हैं कि ओह माय गॉड मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, वाह वाह वाह, और आज मेरे को मौका मिल चुका है। वो कहते हैं दूर हटो दूर हटो, और किस प्रकार की मुसीबत बनकर तुम मेरे पीछे पड़ चुकी हो। पीछे से रिकल खांसता है, जिसको देख के एंसी कहती है ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भावनाओं में बह ही गई थी और बहते बहते आपसे चिपक गई थी, आई एम सो सॉरी बाबू। उसके बाद में अपनी एंसी कहती है चलो अब समय आ चुका है ट्रेनिंग करने का, और वो रिकल को लेके निकल जाती है। बेचारे ड्यूक को इग्नोर मार दिया जाता है, सो सैड। उसके बाद में दिखाता है कुछ दिनों के बाद अपनी एमसी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि रिकल रिकल और उसके यहाँ पे महान लॉर्ड उन्होंने कमाल कर डाला है, उन्होंने बाबा जी की बूटी से उस कर्ज को ठीक कर दिया है जो कि एम्पायर को सालों से कहा जा रहा था। इसका मतलब है कि वो हमारे एम्पायर के हीरो हैं, जो कि हमें कोरोना वायरस से भी बचा सकते हैं। एमसी कहती वाह सारा का सारा क्रेडिट मेरे ड्यूक को मिल चुका है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, और मैं काफी ज्यादा खुश हुई इस वजह से, क्योंकि मेरे को बाहर जाकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को यहाँ पे अंडर अंडर काम करना है, यहाँ नहीं किसी के सामने नहीं आना, लेकिन मैं काम तो करके रहूंगी। और काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने काफी लोगों को बचा लिया है, इससे अच्छा तो यहाँ पे ये होता कि अपनी एमसी किसी को बचाते नहीं और आराम से यहाँ पे मर जाती है। आई मीन वो खुद नहीं मरती, वो उस इंसान को मार देती जो कि यहाँ पे इसके अंदर है। एमसी कहते कि वेल रुको जरा तुम कौन हो? और ये कहते कि मेरा नाम है मलिन और मैं आपकी न्यू मेड हूँ, और मैंने सुना है आजकल आंटी आप बातें कर रही थी कि न्यू न्यू ड्रेस आई है, आप क्या सोचती है उसके बारे में, क्यों ना हम लोग जाके ट्राई करें? एमसी कहती हाँ न्यू ड्रेस, वेल मेरे को ऐसा कोई शौक तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्यों ना चलते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। चलो यहाँ पे गाड़ी तैयार करो। कुछ समय बाद दिखा था लंबी सी घोड़ा गाड़ी के अंदर अपनी एमसी आराम से बैठी होती है और कहते हैं कि मौसम को ऐसा देख के ऐसा लगता है कि बड़ा बेईमान है, क्योंकि बादल मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा काले लग रहे हैं। तभी मेड कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने साथ में एक छता एक्स्ट्रा लेके आई हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे बारिश में भीगे नहीं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एमसी कहती है ओ हो तुम तो काफी ज्यादा केयरिंग मेड हो, और सच में मैंने बिल्कुल फैसला यहाँ पे एकदम सही लिया है तुम्हें रखकर, और खांसने लगती है। तभी अपनी मेड कहती है मैडम क्या आप ठीक है, और प्लीज ये रुमाल लीजिए। एमसी कहती थैंक यू उसके लिए, और सच में मैं बड़ी खुश होगी तुम मेरी मेड बन चुकी हो, ओ माय गॉड आछू। उसके बाद में मेड कहती है चलिए अब चलते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं। एमसी तभी कहते हैं कि रुको जरा, ये दिन बिल्कुल बारिश का मौसम है और यहाँ पे सड़कें भीगी हुई हैं, ये तो बिल्कुल वही मौसम है और वही जगह है, आई मीन वही यहाँ पे माहौल है जिसके अंदर की मैं पिछली लाइफ में जो सेकंड मेल लीड है उससे मिली थी, और उसका नाम फेनरिक है। एमसी कहती है कि वो आसपास ही था कहीं पर, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि ये वो होगी। और अभी दिखा आता है कुछ लड़कियां इना मीना टीना इसको ताड़ रही होती है, इनकी ताड़ने को देखकर अपनी एमसी कहती है ओह माय गॉड क्या ही निगाहें हैं, बिल्कुल नैनो से बाढ़ चलाने वाली बात हो रही है यहाँ पर। अपनी एमसी उनकी निगाहों को इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि उसको जानते होंगे, क्योंकि वो बेचारी एक बहरौन की बेटी है। और मेड कहती है माय लेडी चलिए हम लोग का यहाँ पे काम तैयार हो चुका है, बस आपको जाना है और कपड़े देखना है। एमसी कहती चलो फिर चलते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है ओह माय गॉड, क्या तुमने सुना है आजकल यहाँ पे प्रिंस का झगड़ा चला है सेकंड प्रिंस के साथ में, और वो एक नंबर का कमीना कुत्ता इंसान है, तुम तो जानते हो ना उसको, एक नंबर का गिरा हुआ यहाँ पे नीच इंसान है। एमसी कहती हो उसके बारे में बात चले यहाँ पर। वो लोग कह रही होती है कि हाँ मैंने सुना है यहाँ पे अभी
अभी जो फर्स्ट प्रिंस है उसने बहुत ज्यादा भर भर के कूटा है सेकंड प्रिंस को, और ऐसा लगता है कि उसकी हालत खराब कर दी है। लेकिन वो एक नंबर का कमीना इंसान है, वो रुकने वाला नहीं है। अहम से कहते हाँ वो सच में एक नंबर का कमीना इंसान है। वो दरअसल सेकंड मेल लीड है और उसका नाम फेनरिक है। और हाँ, मैं बता रहा था कि आपको यहाँ पे कुछ सेकंड मेल लीड का नाम वगैरह रखना चाहिए, लेकिन किसी ने रखा ही नहीं। इतना ज़्यादा दुख में हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। इसका नाम फेनरिक है और ये कहता है कि मैं सब कुछ जीत लूंगा। शतरंज का वो खिलाड़ी हूँ जो कि एक प्यादा बनकर रानी बन जाता है और रानी बनकर सभी का बाजा बजा डालता है, क्योंकि मैं हूँ वो शतरंज का बेताज बादशाह जो कि हार कर भी जीत जाता है। इतने शिकार करता है कि लोग यहाँ पे शर्मा जाते हैं कि ये शिकार क्या क्या कर देगा। अपनी एमसी कहती हो गई बकवास, और मैं आशा करती हूँ कि उस घटिया इंसान से मैं 100 जन्मों में भी नहीं मिलूं। वेल बारिश होने लगती है तभी एमसी कहती है बारिश बाहर हो रही है और ये पक्का ही मैं यहाँ पे वो दिन तो नहीं है जिस दिन की मैं उससे मिलने वाली हूँ, पक्का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो चलते हैं एंजॉय करने। पर तभी इसको ऑकवर्ड सा महसूस होने लगता है। अचानक से इसको छींक आती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं ये आज जो हो रहा है क्या वो सेम दिन है। पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अंदर से बुरी बुरी फीलिंग आ रही है। वो तो मुझे भी आ रही है क्योंकि आसपास कुछ अजीब से जानवर घूम रहे हैं। अपनी एमसी कहते हैं कि वेल अगर उसके बारे में बात किया तो चलो आराम करते हैं। तभी मेड आते हुए कहती है चलिए ट्राई मार लीजिए, मैं अंदर जाती हूँ और आप आराम से यहाँ पे जाके ट्राई मार लीजिए कपड़े। एमसी कहती है पक्का ही वो दिन तो होगा ही नहीं, पर मेरे को यहाँ पे फालतू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चिंता चिता समान है। एमसी चली जाती है आगे और यहाँ पे जो कपड़े दिखाने वाली होती है वो काफी तक घबरा रही होती है क्योंकि उसके सामने एक डचेस खड़ी है। ये कहते हैं कि माय लेडी क्या आपको ये पसंद आया है और आप कौन से टाइप का कपड़ा पसंद करती हैं। एमसी कहती उसके बाद में वो कुछ कपड़े बताती है जो कि मेरे को समझ में नहीं आता क्योंकि मैं यहाँ पे लड़कियों के कपड़े के बारे में जीरो नॉलेज रखता हूँ। वो कहते हैं कि बस मेरे को येलो येलो कपड़े चाहिए जो कि यहाँ पे कुछ अजीब से होते हैं। ये कहती ओह माय गॉड क्या ही बात है, वाह वाह वाह, और बड़ी खुश हो जाती है। एमसी कहती हाँ सीधा बस एक काम करना, मेरे को लेटर भेज देना और मैं यहाँ पे तुम्हारे पेमेंट कार्ड डालूंगी फटाफट से चेक के द्वारा। ये कहती क्या सच में इतना फास्ट, और ये तो रोने ही लगती है। एमसी कहती आखिर ये रो क्यों रही है, वो तो रोएगी कि उसने यहाँ पे इतना ज्यादा प्यारा ग्राहक मिल चुका है उसको। तो यहाँ पे मेड आती है और कहती है आप इतना जल्दी क्यों कर रही हैं, आपने तो कपड़े ठीक से चेक भी नहीं किए हैं। एमसी कहती वेल यहाँ पे कुछ काम को बहुत ज्यादा जल्दी करना चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, चलो घर चलते हैं। अब ये लोग निकलते हैं तभी बारिश होने लगती है। मेड कहती है आप टेंशन मत लिए, हम लोग चलते हैं अभी छाता निकाल कर। और ये बेचारे यहाँ पे भीग भीग कर जा रहे होते हैं छाता के बीच में, इसलिए कहता है स्टाइल पर ध्यान मत दो छाते की, उसको यहाँ पे तगड़ा बनाओ तगड़ा। लेकिन उनका छाता इतना तगड़ा होता नहीं है तो आधी भीग ही रही होती है। मेड कहती है आप प्लीज मेरे से टिक कर रहिए, एकदम चिपक कर चलते हैं। ये कहते ठीक है, और आकर चल के आ रहा है जगह पर। हमारी गैरेज कहाँ पर है, ये कहते हैं कि वो हमारी गाड़ी वो अंदर रखी हुई है अंदर गराज के। अपनी आम से कहती वाह यहाँ पर भी गराज है, चलो अस्तबल से घोड़े लेकर आते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वो तभी जा ही रहे होते हैं तभी वो चीज देखती है उसके सामने एक इंसान यहाँ पे बेहोश पड़ा होता है और यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी होती है। ऐसा लगता है कि इसको किसी ने भर भर के कूटा है। अपनी आम से उसको देख के ही पहचान जाती है कि ये इंसान क्या ये वही है, और अपनी आम से पूरी डर रही होती है। उसके पास में जाती है अपनी आम से और कहती है कि ये पक्का ही फैन रिश्ता, और यहाँ पे उसको देख के अपनी आम से सोच रही थी कि अब मुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए। मेड भी कहती है कि ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे चोट आई है। अपनी आम से कहती है कि मैं इसे मरने छोड़ दूँ जगह, क्या मैं इसे सच में नहीं बचा सकती हूँ। पहले हमारा भविष्य तो कहता है कि ये वापस से मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसका मतलब है कि मुझे इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर किसी इंसान को ऐसे कैसे मरने दे सकती हूँ, तो मुझे शायद इसको बचाना चाहिए। और हाँ, मेरे आसपास जो एनिमल भटक रहे हैं उनकी भैंस की टांग अपनी ये हमसे कहती है चलो ठीक है फिर तुम जल्दी जाओ और आसपास जो डॉक्टर होगा उसको बुला के लेके आओ। ये कहती है हाँ आसपास यहाँ पे डॉक्टर झटका लाल मिलते हैं तो मैं उनको बुला के लेके आऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे काम कीजिए छतरी रख लीजिए। हमसे कहती नहीं ये छतरी तुम ले जाओ, मैं यहाँ पे इस छतदार के नीचे रहूंगी तो इसलिए बच जाओ और हमारे यहाँ पे प्यारे से डॉक्टर झटका लाल को बुला के लेके आओ। ये कहते ठीक है, मैं अभी आई फटाफट से आई और बेचारी अपनी मल्ली निकल जाती है वहाँ से। अपनी आम से कहती भाई जल्दी आए और यहाँ पे डॉक्टर को बुला लाए, लेकिन तभी अपनी आम से उसके पास में चली जाती है और कहती कि अरे नहीं इसकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है और क्या तुम ठीक हो और क्या तुम बात कर सकते हो। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे बेचारा मर ही चुका है ऑलमोस्ट। वो कुछ इस प्रकार का रिएक्शन देता है। आम से कहती वाह क्या रिएक्शन है शाबाश। उसके बाद में इसको खींच के ले जाने लगती है और आम से कहती कि मैं किसी इंसान को बस मेरे चक्कर में मरने तो नहीं दे सकती हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे कि यहाँ पे मैं उसको बचाकर अपने ऊपर ही मुसीबत ले रही हूँ, लेकिन वो मुसीबत लेने के लिए तैयार हूँ। और आखिर इतना ज्यादा मोटा क्यों है भगवान, कितने ज्यादा ठूसते हैं ये मेल लीड। ऐसा लगता है कि इनका वजन यहाँ पे 120 किलो होगा और सच में ये बहुत
बहुत ज़्यादा भारी इंसान लग रहा है मेरे को तो। अपनी आम से कहती चलो ठीक है अब ये हो चुका है और जरा इसको देखो तो जरा ये ब्लड ब्लड कहाँ से आ रहा है। तभी देखते हैं कि उसके हाथ पर दरअसल एक बहुत लंबा कट पड़ा है, जैसे कि यहाँ पे किसी ने तलवार घुसेड़ कर निकाल दी हो। आम से कहते ये पक्का यहाँ पे इसने अपना हाथ आगे किया होगा और उसने तलवार घुसेड़ दी इसके अंदर। हे भगवान क्या ही भयंकर चोट लगी है। और अब मुझे क्या करना चाहिए, वो फटाफट से यहाँ पे अपना वो कपड़ा लेके आती है जो कि यहाँ पे पहले ये अपने बुन रही थी, उस कपड़े को इसके ऊपर लगा देती है। हमसे कोई ध्यान नहीं देता कि ये कौन सा कपड़ा है। तो मेड आती है डॉक्टर झटका लाल को लेकर और डॉक्टर झटका लाल पूछते हैं आखिर हुआ क्या है, पेशेंट कहाँ पर है। वो कहते हैं आंख फाड़ के देखिए, अपना चश्मा हटाइए, आपके सामने है। और ये झटका लाल सच में ऐसा लगता है कि इसके बालों में झटका दिया गया है। क्या ही हैंडसम डॉक्टर है, ओ माय गॉड। इसको देखकर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बीएल मालवा ना बन जाए कहीं पर। अपनी आम से कहती है बस इसको जल्दी ले जाइए और डॉक्टर कहता है आपने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद, अब बाकी का हम लोग संभाल लेंगे। और ये ले जा रहे होते हैं बेचारे बच्चे को। उसके बाद में अपनी आम से कहती है ओह माय गॉड, ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच में कुछ भी मुलाकात नहीं होने वाली है। चलो ये तो अच्छा है, अब यहाँ पे चलते हैं। उसकी मेड आती है और कहती है चलिए अब चलते हैं जल्दी से, हमें यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आम से कहती है ठीक है अच्छू। उसके बाद में मेड कहती है आपको तो वापस सर्दी लग गई, आइए आराम से मैं आपको रुमाल देती हूँ। अभी दिखाता है कुछ दिनों बाद का सीन। आराम से अपनी आम से चाय की चुस्कियां ले रही होती है और अपनी आम से बालों को पोंछते हुए सोच रही होती है चलो ठीक है अब उससे मेरा छुटकारा हो चुका है, वो बिल्कुल भी मेरे पीछे नहीं आएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसकी हेल्प की है। उसकी हेल्प करने वाली मैं ही थी और यहाँ पे उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब वो डॉक्टर के पास में रहेगा किसी क्लिनिक में और वहाँ पर डॉक्टर झटका लाल उसका इलाज करेंगे। चलो अब वो ठीक है, वो बच चुका है और मैं नहीं चाहती थी वो मर जाए, लेकिन तब इसको झटका लगता है और इसको याद आता है कि वो रुमाल जिसके ऊपर इसने कढ़ाई की थी वो यहाँ पे इसने बांध दिया था और उसको याद भी नहीं रहता कि इसने कौन सा रुमाल बांधा था। अपनी आम से कहती हे भगवान वो तो वही रुमाल था। और रुको जरा, मैंने यहाँ पे अपना मुंह साफ करने के लिए भी तो वही यहाँ पे रुमाल यूज किया था। तू वही मैंने बांध दिया, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए। और अपनी आम से कहती चलो ठीक है अब ये हो चुका है तो हम क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। और रुको जरा, ये आवाज तो ऐसा लगता है कैरेज आ चुकी है और ड्यूक भी आ चुका होगा तो मुझे जाना चाहिए। और अपनी आम से कहती हो वेलकम होम ड्यूक। और ड्यूक अपने बाल पहुंच रहा होता है क्योंकि बारिश हुई थी तो ये गीला हो चुका है। और अपनी आम से कहती हो तुम वापस आ चुके हो। ये कहते हैं हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया इस बारिश के चक्कर में। और तुम्हारा क्या चल रहा है वैसे, क्या तुम ठीक हो। अपनी आम से कहती हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे बाल और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ है। और अपनी आम से यहाँ पे अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन ड्यूक कहता है ये हाथ, इसके अंदर से तो यहाँ पे खून की गंध आ रही है, आखिर हुआ क्या है, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। आम से कहती है इसकी यहाँ पे हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एकदम कुत्ते की नाक रखता है। ओ माय गॉड क्या कमाल की एबिलिटी है इसकी, ये ड्यूक है या फिर कुत्ता है, मुझे तो लगा ही था यहाँ पे कुत्ता होगा। अपनी आम से कहती सच में यही होता है, अगर कोई इंसान यहाँ पे बचपन से ही लड़ता झगड़ता रहता हो तो उसको गंध आराम से आ जाती है यहाँ पे खून की। और ड्यूक बड़े गुस्से में उसको देख रहा होता है। आम से कहती है बस वो मैं नहीं थी जिसको चोट लगी थी, वो कोई और इंसान था। ये कहता क्या कोई और इंसान था। आम से कहती हाँ बस मैं बाहर गई थी उसको बचाने के लिए तो बस ऐसा कुछ हो गया। ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इन मैटर के अंदर ना फंसना, और खासकर जब कोई मर्द हो, क्योंकि मर्द लोग यहाँ पे एहसान का बदला बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महानता के साथ में अपनी जान देकर चुकाते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी इंसान अगर तुम उसकी हेल्प करोगी तो वो यहाँ पे मर्द होगा तो वो तुम्हारी हेल्प के लिए अपनी जान तक दे देगा, चाहे वो कोई फालतू का काम भी हो। और क्या तुमने खाना खा लिया है। अपनी आम से कहती मैंने आई थिंक मैंने खाना खा लिया है, मैं बस बाहर गई थी तो मैं बाहर से आके खा गई। और यहाँ पे ये ड्यूक थोड़ा सैड हो जाता है। ये कहता है ठीक है फिर मैं अपने कमरे में चला, तुम भी अपने कमरे में जाओ। अपनी आम से कहती है आखिर ये अजीब सा इंसान यहाँ पे अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों बना रहा था। बस दरअसल उसको साथ में डिनर करना था इसलिए। और अपनी आम से कहती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये मेरे साथ में डिनर करने के लिए बोलेगा। अभी दिखाता है ये आराम से नहा धो के आता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अपनी आम से उसके सामने बिस्किट खा रही होती आराम से और कहती हो तुम आ चुके हो, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी, मैं बोर हो गई इसलिए मुझे भूख लग गई इसलिए मैं यहाँ पे बस स्वीट वगैरह खा रही हूँ। आओ आराम से कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं और कुछ यहाँ पे आराम से हल्के फुल्के स्नैक खाने में तो मजा ही आ जाएगा। ये कहता ठीक है आराम से बैठकर खाते हैं। और अपनी आम से कहता है वैसे तुम्हें कुछ चाहिए क्या। आम से कहती है लेकिन मुझे क्यों ही चाहिए होगा। ये कहता है कि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है प्लेग के चक्कर में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूं जिससे कि यहाँ पे तुम्हारी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि तुम ही यहाँ पे असली हकदार हो उसके क्रेडिट की जो कि मुझे मिला है। तो तुम्हें कुछ चाहिए क्या। आम से कहती रुको जरा, कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत नहीं करवाना चाहता मेरे से। नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए, वेल सोचा जाए तो हाँ एक चीज चाहिए मेरे को। ये कहता आखिर तुम्हें कौन सी चीज चाहिए। आम से कहते हैं कि यहाँ पे ये पक्का ही कुछ ना कुछ अजीब यहाँ पे मेरे से सोच रहा होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ठीक से बता देना चाहिए इसको। मेरे को चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को बाहर जाने दो और जरा सोचा जाए इसके बारे में। तो मैं कभी ज्यादा बाहर नहीं गई हूँ दूसरों से बात करने के लिए। हमसे उससे सीधा कह देती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को बाहर जाने दो, लोगों से
बात करने दो, मेरे को पार्टी करने दो, क्योंकि मेरे को बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तुम यहाँ पे समझे क्या? और इसके बारे में अगर सोचा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि अपनी आंसी कभी ज़्यादा बाहर नहीं जाती है दूसरे लोगों से मिलने के लिए पार्टी के अंदर। इसी वजह से अभी तक इसके अंदर एक भी पार्टी नहीं आई है, और पार्टी के अंदर जो ड्रामा चलता है उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आ जाता है। तो कहते हैं क्या उसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है, तुम बिना मेरी परमिशन के भी जा सकती हो। हमसे कहती हैं मैं 2 मिनट से यहाँ पे बकवास कर रही थी इसके बारे में, और तुम कह रहे हो कि मैं बिना परमिशन के जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं रहेगा ना। और तुम्हारे परिवार के अंदर नहीं जाते लोग ज़्यादा पार्टी वार्टी के अंदर, तो इसलिए मैं बस सोच रही थी कि मैं तुमसे पूछ लूँ। तो ये कहता है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो क्या तुम यहाँ पे पार्टी के अंदर जाना चाहती हो, तुम जा सकती हो। हमसे कहती है क्या सच में मैं जा सकती हूँ, तो ठीक है फिर अब मैं चलती हूँ। ये जा रही होती है अपनी आंसी आराम से उसको इग्नोर मार के। ये कहता है कि हाँ अगर इसके बारे में बात किया तो मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, और क्या तुम रुकोगी? एमसी कहती हाँ हाँ मैं रुक गई, क्या कहना चाहते हो तुम आखिरकार? तो कहता है दरअसल हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो एक न्यू पार्टी रखने वाले हैं कुछ दिनों बाद ही, तो क्या तुम उसके अंदर चलोगी मेरे साथ में? एमसी कहती क्या तुम्हारे साथ में सच में, और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तुम इसके बारे में तुम यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हो? तो कहता है हाँ हाँ दरअसल वो बात जो है कि वो पार्टी यहाँ पे कपल्स की पार्टी है, तो उसके अंदर यहाँ पे मैं अकेला तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे साथ में बीबी तो होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, और चलो क्यों ना इसको थोड़ा और टीज किया जाए। एमसी कहती वेल क्या होगा अगर मैं नहीं गई थी तो क्या करोगे तुम? ये कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पार्टी वाला इंसान तो हूँ नहीं जो कि दिन भर पार्टी करता रहे दूसरी मानवा की मेन कैरेक्टर्स की तरह, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसी कहती अरे मैं तो मजाक कर रही थी, चलो साथ में चलेंगे हम लोग, काफी एंजॉय करेंगे और पनीर पकौड़े खाएंगे पार्टी के अंदर। और एमसी कहती है तुम्हारा थैंक यू मेरे को यहाँ पे परमिशन देने के लिए, और वैसे कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे को डांस सिखाओगे? ये कहता है क्या तुम्हें डांस नहीं आता है? अपनी एमसी कहती हाँ वेल मुझे बस बेसिक आते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को शर्मिंदा करूँ और तुम्हारा नाम खराब करूँ पार्टी के अंदर, लोग बोलेंगे आ तू इसको डांस नहीं आता, कितनी ज़्यादा गरीब लड़की है, गरीब गंदी लड़की है और बैरोन की लड़की होने के नाते इसको ऐसा ही होना चाहिए था। अपनी एमसी कहती वेल मैं ये सब नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ क्या तुम मेरे को डांस सिखाओगे? यहाँ पे कहता है क्या सच में, और तुम्हें डांस सीखना है? अपनी एमसी कहती है अगर तुम मना कर रहे हो, अगर तुम्हारी कंडीशन नहीं है तो चलो ठीक है फिर मैं कल से सीख लूंगी और बाय बाय। ये कहता है नहीं मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अपनी एमसी कहते ठीक है फिर हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। ये कहता है कि नहीं नहीं कल हम लोग काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कुछ काम वाम है कल यहाँ पे, तो कल नहीं परसों के दिन। अपनी एमसी कहते अच्छा ठीक है फिर परसों स्टार्ट करेंगे। और कुछ दिनों बाद अपनी एमसी निकल जाती है आराम से और कहती हो और तुम आ चुके हो? ये कहती हाँ माय लेडी, और चलिए चलते हैं, और आज हम जाने वाले हैं लाइब्रेरी के अंदर। एमसी कहते ठीक है फिर, और मेड कहती है चलिए चलते हैं, और आपको अच्छी अच्छी बुक चुननी चाहिए ताकि आप आराम से पढ़ाई कर सकें। ये कहते हैं कि वेल बुक वगैरह मेरे को चाहिए ताकि मैं डांस सीख सकूं, और ऑब्वियसली मैं डिफरेंसेस ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे को यहाँ पे कद्दू भी नहीं आता है, तो बस मेरे को थोड़ी बहुत बुक वगैरह चाहिए और बातों को पलटने के लिए। वो कहती हाँ वैसे कल का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घटिया वेदर था, तो अपनी मेड कहती हाँ लेकिन आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज एकदम धूप खिली हुई है और हम लोग लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। वेल कल से याद आया कि वो इंसान जिसको कि आपने कल बचाया था उसकी कंडीशन मुझे लगता है कि ठीक रही है। अपनी एमसी कहती यार तुम्हें चिंता क्यों करनी है, हमने एक बार उसको बचा दिया है और अभी हमारा फर्ज नहीं बढ़ता कि वो ठीक रहे या फिर खराब रहे, उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम समझे क्या? और अपने मन में कहती चलो ठीक है, अब ये ग्रज नहीं रहेगा मेरे मन के अंदर कि मैंने किसी इंसान को मरने दिया अपने यहाँ पे स्वार्थ के चक्कर में। और बात किया उस इंसान की, तो यहाँ पे वो दरअसल वो एक एनिमी हो सकता है मेरा, और उससे मैं बार बार मिलूंगी, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो जो हमारा ड्यूक है वो दरअसल राइट हैंड मैन है प्रिंस का, और जो प्रिंस है वो बड़ा ही खतरनाक इंसान है, वो इस मानवा का सबसे खतरनाक इंसान है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। और वो अनलिमिटेड और अल्टीमेट पावर के साथ में क्या करता है, हवन करता है ऑब्वियसली। और अपनी आम से कहते हैं कि दरअसल वो उसका छोटा भाई है प्रिंस का, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे को उससे मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दुश्मनी वगैरह चल रही होगी। और अपनी आम से कहती पक्का इसी वजह से यहाँ पे पिछले जन्म में भी ड्यूक उससे नफरत करता होगा जब वो मेरे क्लोज आया था, ये पक्का वही रीजन होगा। और सोच रहा इस यहाँ पे जन्म में वो मेरे क्लोज आ जाए और ड्यूक उसका भाया बजा डाले, क्या ही कमाल का सीन रहेगा। वो सेकंड में लीड है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो रहेगा नहीं। अपनी आम से कहती वो बोले स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन एक नंबर का कमीना जरूर है, और उसका कमीनापन हम लोग आगे देखेंगे। अब ये आ जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर। अपनी आम से कहती है अब ऐसे तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की बुक्स लेनी चाहिए। ये कहती क्या मुझे क्या चाहिए होगा? आम से कहती अरे कमॉन तुम्हें मौका मिला है, और वैसे मेड्स वगैरह को मौका मिलता नहीं है बुक्स पढ़ने का, तो तुम्हें भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर खाना कैसे बनाते हैं और पकौड़े कैसे बनाते हैं खासकर उसके बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये कहती अरे हाँ मौसम यहाँ पे वो काफी ज्यादा बेईमान है, तो चलो इस मौसम में पकौड़े बनाने की किताब को ढूंढा जाए। कहती चलो ठीक है फिर तुम ढूंढो और मैं चलती हूँ। ये कहती अरे नहीं आप भाग नहीं सकती हैं, आप मेरे साथ में धोखा कर रही हैं। कहती धोखा का धोखा, और मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं यहाँ पे क्या ढूंढने आई हूँ। ओबे
इसलिए बिल्कुल भी उसको नहीं बताएगी कि वो बेचारी एक डांस की किताब ढूंढने आई है और यहाँ पे बेसिक लेवल की, ताकि वो उसका मजाक उड़ा दे। और अपनी आम से कहती है चलो ठीक है अब इनसे पूछ लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे डांस वगैरह की किताब कहाँ पे मिलेगी? तो ये कहता है ओ सोशल डांस, वो तुम्हें मिलेगी तीसरे फ्लोर के चौथे वाले डेक के अंदर, और जाओ और उसको डालो। अपनी आम से की चलो ठीक है चलते हैं, और वो फटाफट से पहुंच जाती है और कहती है ये वही बुक है? यहाँ पर इतनी सारी बुक होती है कि आप ही के जैसे इसका दिमाग ही एकदम खाली हो जाता है और सुनने पड़ जाता है। यहाँ से कहती है ओह माय गॉड ये काफी रहेगी आई थिंक, वहाँ पर लिखा होता है व्हाट इज सोशल डांस। यहाँ से कहती है ये काफी ज्यादा बेसिक लगती है और पक्का ये यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल की रही होगी। और चलो 3 बुक उठा ली है, लेकिन क्या मेरी आंखें फूट चुकी हैं जो कि मेरे को चार दिख रही हैं यहाँ पर। अपनी आम से कहती चलो ठीक है ठीक हो चुका है अब चलते हैं यहाँ से। पर तभी उसके सामने कोई होता है और अपनी आम से कहती रुको जरा ये इंसान, अगर ये इंसान कौन है? और गौर से देखते हैं तो यहाँ पे उसके हाथ पर वो कट आता है। इस कट को देखकर अपनी आम से पहचान जाती है कि ये फेंडिक है और कहती है भगवान जी यहाँ पे क्या कर रहा है, और क्या हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पे आ चुका है और मैं इससे मिल रही हूँ, और मुझे लगा नहीं था कि मैं इस इंसान से इस जगह पर मिलूंगी। ओह माय गॉड, और अब मुझे क्या करना चाहिए? और जरा देखो अब 5 बुक हो चुकी है, क्या मेरी आंखें फूट चुकी हैं? अपनी आम से कहते कि क्या करूँ मैं, और क्या मुझे भाग जाना चाहिए? पहले अच्छा रहेगा कि मैं इसे यहाँ पे जगह पर चुप कर रहा हूँ, वैसे भी इसको मेरा चेहरा तो याद ही होगा ही नहीं। तो चलो बस चलते हैं, और अपनी आम से अपना चेहरा छुपाने के लिए बहुत सारी बुक ले लेती है। पहले जरा सोचो जब अपनी आम से इन बुक्स को पढ़ेगी तो उसका दिमाग एकदम गोबर हो जाएगा। आम से कहती चलो चलते हैं, पर तभी वो गिरने वाली होती है क्योंकि वो एक नंबर की गिरी हुई लड़की है। अभी दिखाया था साइड में, अपनी आम से कहती है भगवान मुझे क्या करना चाहिए? उस साइड में इंसान उसको नोटिस कर लेता है। और तुम्हें क्या लगता है हर मानवा की तरह क्या ये जाएगा हीरो की तरह और उस अपनी आम से को बचा लेगा? जी नहीं, अपनी आम से अपने मुंह के बल गिरती है और भयंकर बेइज्जती करवा लेती है। अपनी गिरी हुई हरकतों वाली गिरी हुई आम से गिर जाती है और बड़ी बेइज्जती के साथ में गिरती है। पीछे से फेनरिस आता है और कहता है माय लेडी क्या आप ठीक है, और क्या आप मेरा हाथ पकड़कर उठ सकती हैं? लेकिन हमसे तो अपनी घंघोर बेइज्जती करवाने के बाद में कहती है अरे नहीं मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन राइटर अच्छे से एकदम HD में दिखा इसका चेहरा। और हमसे कहती मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले कि अपनी अटेंशन मेरी ओर लाए। और यहाँ पे अपनी हमसे ना और भी ज्यादा अटेंशन ले ली होती है उसकी। हमसे कहती ठीक है फिर मैं खुद से ही उठ सकती हूँ और मैं खुद से ही जा सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। और हमसे होती है जल्दी किताब उठा और भागो यहाँ से। वो किताबें उठा रही होती है और उसके माथे पर चिंता की लकीर आ चुकी होती है। और पीछे से फेनरिस कहता है माय लेडी अगर आप चाहे तो मैं आपको इनको उठाने में हेल्प कर सकता हूँ। हमसे कहती मैंने उठा ली और अब मैं चलती हूँ। ये कहता है माय लेडी आप इनको बाहर तक नहीं ले जा पाएंगी, आप बहुत ज्यादा गिरी हुई है, तो हो सकता है कि आप गिर जाए वापस से, तो क्यों ना मैं आपकी हेल्प कर दूं इनको ले जाने में। हमसे कहती नहीं मेरी बाहर ही कैरेज है तो मैं बस निकल जाऊंगी यहाँ से। ये कहता है ठीक है माय लेडी, और जैसे ये उठता है इसकी ऊँ निकल जाती है। हमसे कहती हाँ क्या हुआ इसको? और ये कहता है सॉरी माय लेडी। और यहाँ पे अपनी हमसे उसको देख रही होती है, वो समझ जाती है कि इसका पक्का कोई बॉन्ड ओपन हो गया होगा, उसके हाथ की ओर देखे जा रही होती है। और वो कहता है ओह सॉरी आपको बहुत ज्यादा ट्रबल हुई होगी, और आई एम सो सॉरी आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील करना पड़ेगा मेरी वजह से। हमसे उसके हाथ की ओर देखना बंद करती है और कहती अरे नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे पता भी नहीं चला और मैं यहाँ पे ऐसा कर रही थी। वो कहता है कि माय लेडी क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? अगर आप चाहे तो मुझे बचा सकती है प्लीज, मेरे हाथों में दरअसल चोट लगी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को क्लिनिक तक लेके जाए, वो बहुत ज्यादा पास में ही है। हमसे कहती क्या रिक्वेस्ट और क्या पूछना चाहता है? वो कहता है माय लेडी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा अगर आप मेरे को एक क्लिनिक तक ले गई तो। हमसे कहती हाँ क्लिनिक तक? ये कहते हैं हाँ डॉक्टर झटकालाल का क्लिनिक यहीं पास में ही है और मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे वहाँ पर क्लिनिक तक ले जाती है। हमसे कहते हैं डॉक्टर झटकालाल वो हर जगह आ जाता है, ठीक है फिर चलते हैं वहाँ तक, और ये ज्यादा बड़ी बात तो नहीं रहेगी। और हमसे होती है क्या मेरी किस्मत खराब है कि जो मेरे पीछे पड़ चुका है। और चलो ठीक है अब बैठ जाते हैं गैरेज के अंदर, और अपनी आम से उसके साथ में बाहर आ जाती है। बाहर घोड़ा इनको देख के कहता है क्या है गधे है और मैं गधों को लेकर घूम रहा हूँ, वह क्या ही मेरी जिंदगी है। और अपनी आम से उसके साथ में बैठने वाली होती है। हमसे कहती है वैसे आपके जो बॉन्ड वगैरह है क्या वो आप ठीक है? ये कहता है ठीक है और अपनी आम से यहाँ पे उसको बिठा देती है। पहले वो कहती है कि मुझे पहले यहाँ पे कोचमैन से बात करनी पड़ेगी कि अगला स्टेशन कहाँ पर है, तभी अपनी मेड आ जाती है। और आम से कहती है मल्लिन तुम आ चुकी हो, कैसी हो तुम? मल्लिन कहती है थैंक यू आपकी वजह से मुझे काफी सारी इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ने को मिल गई, जैसे कि यहाँ पे अच्छे से बारिश के मौसम में पकौड़े कैसे बनाए और साथ ही साथ यहाँ पे अपने हस्बैंड को कैसे खुश करे। आम से कहती है तुम्हारी शादी हो गई क्या और तुम्हारा हस्बैंड भी है? ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दरअसल आम से कहती है गंदी बात है तुम ऐसी किताबें नहीं पढ़ सकती हो। और ये पूछती आखिर वो अंदर कौन है? आम से कहती यार शांत रहो, और वो दरअसल तुम जानती हो ना वो कल हमने एक इंसान को बचाया था तो वही इंसान है, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसको कुछ भी बताओ, और यहाँ पे हम उसको लेके जाएंगे किसी क्लिनिक के अंदर वापस से
छोड़ के निकल जाएंगे, तुम समझी क्या? और मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी उसका पता चले इसके बारे में, समझी ना? ये कहते ठीक है माय लेडी, मैं समझ गई। अभी दिखा था कैरेज बहुत तेज स्पीड में चल रही होती है, जैसे कि यहाँ पे इनकी जान जाने वाली है। और अपनी मेड बिल्कुल इस तरीके से बैठी होती है जैसे कि वो बात करना ही नहीं चाहती। अगर बात की तो वो सीधा चप्पल उठा के मार देगी मुंह पर और मुंह सोजा डालेगी। अहम से कहती है अरे नहीं, ये तो अभ्यास बना रही कि ये खुलेआम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ऐसा रूठ के बैठी है। मैं क्या करूँ इसके बारे में, इसको समझा भी नहीं सकती। वो कहता है कि माय लेडी वैसे आपको थैंक यू, और क्या आपको कोई तकलीफ वगैरह है मेरे यहाँ पे आने से? आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, और आपके ऐसा अच्छे पर्सन से मैं काफी ज्यादा खुश हो चुका हूँ मिलके। हमसे कहती हो चलो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इससे कुछ बात तो करनी ही पड़ेगी। और वो कहता है कि माय लेडी वैसे आपका नाम क्या है? आप जो इतनी अच्छी लेडी है, मैं क्या बताऊँ, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। एमसी कहती है मुझे मजबूरी में आके अपना नाम बताना पड़ेगा। एमसी कहती है वैसे मेरा नाम इवलिन है। और उसकी मेड कहती है हाँ हाँ ज्यादा कुछ यहाँ पे भाव में बताना। ये कहता है कि हाँ मेरा नाम फेनरिस है। और मेड समझ जाती कि ये कौन है। अपनी एमसी कहती है ये इंसान पता नहीं कहाँ से मेरे गले पड़ गया, और मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है कि ये मेरे गले पड़ा। और तभी उसको कुछ रियलाइज होता है। वो कहती है अरे नहीं वो किताब तो, और अपने फेनरिस के हाथ में एक किताब होती है, इसके के अंदर एंटीडोट की रेसिपी होती है। वो एंटीडोट अपनी एमसी वाला एंटीडोट नहीं, बाबा जी की बूटी वो नहीं है, ये कोई और एंटीडोट है जो कि दरअसल यहाँ पे एक पॉइजन के रूप में भी काम कर सकता है। अगर थोड़ी बहुत एल्केमी उनको आती होगी तो। वेल ये सब हमारे जमाने में तो काम नहीं करता है, लेकिन इनके जमाने में सब काम करता है, क्योंकि अगर ये एंटीडोट को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो वो एक पॉइजन बन जाएगा, बस थोड़ा बहुत ही। और अपनी एमसी कहती है ये खतरनाक पॉइजन है जिसका यूज ये प्रिंस के ऊपर करने वाला होगा, लेकिन ये प्रिंस के ऊपर कर ही नहीं पाता है क्योंकि प्रिंस पहले ही जांच लेता है और यहाँ पे वापस से करने की ट्राई करता है। इतने में अपनी एमसी आ जाती है और इनके बीच में अलग ही चलने लगता है, तो इस वजह से फोकस नहीं कर पाता। और अपनी एमसी कहती है वेल यही मेरी जिंदगी झंड चालू थी इसके साथ में, लेकिन मेरे ख्याल से अब कुछ और ही होने वाला है। हमारी रिलेशनशिप ऐसा ही तो एंड नहीं होने वाली ना, ये पक्का ही वह छोटी सी चीज होगी मेरे ख्याल से, तो अभी इसको इग्नोर मारा जाए। अभी आ जाता है क्लिनिक के सामने और ये अपनी एमसी को बहुत ज्यादा शुक्रिया बोल रहा होता है। उसके बाद में कहता है कि माय लेडी आपके लिए मेरे पास में कुछ है, और ये हैंकरचीफ एक ब्यूटीफुल सी लेडी का है जिसने की मेरी जान बचाई थी, और मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन आप ही की ऐसी कोई लेडी थी तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ। कहती हाँ ये हैंकरचीफ तो, अरे नहीं। और वो कहता है कि माय लेडी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कल के लिए मेरी जान बचाने के लिए। यानी वो साफ साफ कह रहा है कि ये वही लड़की है जिसने की उसकी जान बचाई थी। हमसे कहते कि उसको पता कैसे चला, और अभी ये आराम से जासूस की तरह उधर देख रहा होता है। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर की बातें याद करता है। डॉक्टर झटका लाल कहता है कि ओ क्या आप उठ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये उठते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ पे कैसे आया, कौन हो तुम? और डॉक्टर झटका लाल कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर झटका, और मैंने तुम्हें झटका दे देकर उठाया है। मैंने 440 बॉल के झटके दिए हैं और इसका सिर दुख रहा होता है। ये कहता है आखिर मेरे सिर के अंदर ये सब क्या है? और डॉक्टर झटका लाल कहता है दरअसल आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसी वजह से ये सब हो रहा है, और आपकी चोट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे एक लेडी ने आपकी जान बचा ली। और ये कहता है अरे नहीं, प्रिंस के बंदों ने मुझे बहुत कूटा, क्योंकि यहाँ पे मैं उनसे कुछ सबूत वगैरह यहाँ पे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए थे, लेकिन पक्का ही वो बाकी सब लेके भाग गए होंगे और मुझे यहाँ पे छोड़ गए कूट काट कर। और उसके बाद में कहता है आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा? वैसे ये कहता है दरअसल एक लेडी थी जिसने की आपकी जान बचाई है, वो आई थी और यहाँ पे उसके बाद उसने हमको बताया तो हम लोग पहुंच गए आपको रेस्क्यू करने के लिए। ये कहता है क्या एक लेडी, क्या वो लड़की थी? उसके बाद में कहता है दरअसल वो थोड़ी रेडिश कलर की थी, आप यहाँ पे थोड़ा गलत समझ रहे हैं, वो वाली लड़की नहीं जो कि आप सोच रहे हैं। ये कहता अच्छा रेडिश ब्राउन, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा था? वो लड़की तो नहीं लगती। और ये कहता है कि वेल आप जिस बारे में बात कर रहे हैं आई थिंक वो दूसरी लड़की होगी। दरअसल वहाँ पर 2 लड़कियां थी। और फिर ने कहता है क्या 2 लड़कियां? ओह माय गॉड, क्या मैं इतना ज्यादा लकी इंसान हूँ कि मेरे लिए 2 लड़कियां इंतजार कर रही थी। वाह वाह मैं कितना ज्यादा फेमस हूँ। वो कहता है ये बकवास करना बंद करो। वो दरअसल एक लड़की तुम्हारा ख्याल रख रही थी और दूसरी वाली लड़की मेरे को बुलाने के लिए गई थी, और हाँ उसने कुछ दिया भी था, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसलिए मैंने अच्छे से इसको साफ किया, लेकिन इसके अंदर से ब्लड की स्मेल अभी तक गई नहीं है। और अपना फ्रेंड इस कुत्ते की तरह उसको सूंघता है और कहता है लेवेंडर एम्ब्रॉयडरी, वाह वाह क्या ही खुशबू है। और क्या ये वो थी? ओह माय गॉड मुझे याद आया, ये पक्का वही होगी। और अभी यहाँ पे अपना डॉक्टर बताता है हाँ तुम्हारी जान तो बच चुकी है, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये कहता है कि मुझे उसको शुक्रिया बोलना पड़ेगा और मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, चलो मैं चलता हूँ। ये पट्टी उठा देता है। ये कहता है तुम अपने आप को जवान समझते होगा जो कि पट्टी हटा रहे हो, यहाँ पे बेवकूफ कहेंगे, वो नकली पट्टी नहीं है जो कि तुम अपने आप को एक्टर समझ के हटा रहे हो। ये कहता है नहीं कुछ नहीं होगा मेरे को, और आराम से मैं यहाँ पे काफी ज्यादा सख्त लौंडा हूँ तो मैं बच जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉजिक गया तेल लेने उसकी भैंस की टांग, क्योंकि
इसके सिर पर सीधा एकदम खून निकल रहा था। ऐसा लगता है कि इसका जो गन्ने का जूस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पे ये आराम से बच गया उस यहाँ पे चोट से। और अभी ये हेड लगा के घूम रहा होता है इधर उधर, और ये कहता है कि वो पक्का वही लेडी थी। पहले मैं श्योर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने वो हैंकरचिप दिया वो समझ गई कि यहाँ पे मैं वही इंसान हूँ और उसको शुक्रिया बोलना चाहता है, तो पक्का वही लड़की होगी। एमसी कहते आखिर ये मुसीबत मेरे गले पड़ी तो पड़ी कैसे, उसने मेरे को पहचाना तो पहचाना कैसे। ऐसा लगता है कि अपने डॉक्टर झटकालाल के बहुत ज्यादा बुरे दिन जल्द ही आने वाले हैं। अभी अपनी एमसी अकॉर्डनेस के साथ में निकल जाती है और बेड पर अपना मुंह मार रही होती है। उसके बाद में सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी उसका ध्यान जाता है किताबों की ओर। एम सोचती है मेरे पास काफी ज्यादा किताबें हैं, तो क्यों ना मैं पढ़ लूं इनको। और हाँ, वो पढ़ने के लिए लग जाती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। कोई गेट पे आ जाता है। एमसी कहती हाँ मैं तो अभी अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठी हूँ, कोई आ गया। और ये होता है अपना ड्यूक। इसको देख के एमसी कहती हाँ तुम इतने जल्दी यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कहता है ये तुम्हें डांस करना था ना, तो चलो करते हैं। एमसी कहती क्या डांस अभी यहाँ। ये कहता है हाँ तुम्हारे कमरे में क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। एमसी कहते अरे नहीं मेरा कमरा तो वो दरअसल बहुत ज्यादा गंदा है, सॉरी तुम्हें काफी तो परेशानी आ रही होगी। ये कहता क्या बकवास कर रही हो, तुमने गांजा फूक लिया क्या। एमसी कहते नहीं गांजा नहीं, वो दरअसल बात जाएगी मेरा कमरा काफी ज्यादा गंदा है, लेकिन अब तुम्हारे कमरे में चले, काफी ज्यादा बढ़िया कमरा है तुम्हारा। ये कहता अच्छा ठीक है चलो मेरे कमरे में चलते हैं, तुम भी क्या ही यहाँ पे बकवास करती रहती हो। एमसी कहती थैंक यू तुम्हारा मेरे कमरे को यहाँ पे छोड़ने के लिए। और अपने मन में कहते कि हे भगवान बाल बाची। और वो तो अच्छा हुआ कि इसने वो किताब नहीं देखी बेड पर पड़ी हुई, जिनके के अंदर बेसिक वगैरह इन्फॉर्मेशन है। अब ये गाना बजाता है, और गाना कौन सा है वो मैं नहीं बताने वाला, वो आपको शॉर्ट देखकर पता चल जाएगा। वो शॉर्ट गई तेल लेने, और अभी अपनी एमसी कहती है ये गाना, ये तो मुझे इसमें डांस करना आता ही नहीं है। ये कहता है अच्छे आराम से मेरा हाथ पकड़ो और चलो बस यहाँ पे डांस करते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। एमसी कहती ठीक है, और शर्मा भी नहीं होती है। उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है, अपनी एमसी कहती मैं इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी हूँ, और बड़ी शर्म आ रही होती है इसको। उसकी यहाँ पे खुशबू लेती है और कहती है आय हाय क्या खुशबू है, और क्या यही खुशबू है, और इसका तो काफी ज्यादा लंबा है हाइट। एमसी कहती मैं क्या गंदी गंदी बातें सोच रही हूँ, छी। और तभी ये कहता है क्या तुम ठीक हो, और क्या तुम अच्छे से डांस कर पा रही हो, और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एमसी कहती है कि इसका स्टेप्स काफी ज्यादा फास्ट है, और मैं ठीक से डांस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बेसिक वगैरह भी नहीं सीखे हैं, मैं बस इसके साथ में कंपेट कर रही हूँ। और अपनी एमसी का पैर फिसल जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा गिरी हुई लड़की है, और उसमें चोट आ जाती है। एमसी गिरने वाली होती है, लेकिन ये इसको पकड़ लेता है, और एमसी इसी से चिपक जाती है। ये कहता है क्या तुम ठीक हो, और क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ हुआ है। एमसी कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से मैं ठीक तो हूँ, लेकिन अपने पैर को देखते हैं जिसमें की मोच आ चुकी होती है। ऐसा लगता है कि इसके पैर बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपना बर्तन भी नहीं उठाती हुई कभी करके। अपनी एमसी कहती कि वेल ये गाना काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन मैं क्या बताऊँ मेरी जिंदगी झंड है, मैं थोड़ा भी यहाँ पे डांस वगैरह कर नहीं पाई, और डिफरेंट काफी ज्यादा सैड हो गया। और पक्का है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड लुक देगा मेरे को, लेकिन डिफरेंट तो चिंता कर रहा था। वो कहता क्या तुम ठीक हो बेबी, और क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग गई, मैं मनफ लगा दूं क्या। एमसी कहती हाँ ये इसका क्या हुआ अचानक से। और वो कहता क्या तुम चल पा सकती हो। अपनी एमसी कहते हाँ शायद मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो उसको उठा लेता है। कहता तुम चिंता मत करो, और जरा उसका फेस देखो जैसे कि वो कोई महान गर्व का काम कर रहा हो, वो 100 लोगों से अकेले लड़ने वाला काम कर रहा हो। ऐसे अपनी एमसी को उठा लेता है। एमसी कहती है मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ जो कि तुम ऐसा उठा रहे हो मेरे को और भागने वाले हो। वो कहता है कि ये मिशन मेरा है और मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा। एमसी कहती अरे नहीं वो मिशन नहीं, वो तुम क्या करे हो, और बेड की और कहाँ ले जा रहे हो मेरे को। डिफरेंट कहता है तुम मेरे बेड पर रहोगी, ठीक है आराम से बैठ जाओ, और अपनी एमसी को लेटा देता है। उसके बाद में कहता है बैठना बंद करो, अच्छे से एकदम लेट जाओ आराम से, समझी क्या। एमसी शर्म के मारे लाल हो रही होती है और कहती कि हे भगवान इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी एमसी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, उसके तो ठीक लग रहे हैं। एमसी कहती मुझे बड़ी शर्म आ रही है, और शर्म के मारे उसके अंदर से भाप निकलने लगती है क्योंकि बड़ी गर्मी लग रही होती है उसको। उसके बाद में उसकी याद करती है छाती देख कर वो कहती है वाह क्या ही चौड़ा सीना था। उसके बाद वो अपनी एमसी कहती नहीं ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी उसका ध्यान जाता है कमरे की ओर जो कि काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन था। उसको देख के कहती है वाह क्या ही चमक है, इसका कमरा तो बिल्कुल साफ और सुंदर है, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी फालतू की चीज नहीं है, पेंटिंग वगैरह नहीं, कोई अच्छी सी सुंदर सी महंगी सी चीज एक पेंटिंग होती है जिसके के अंदर उसकी मदर होते हैं, और साइड में एक और पेंटिंग होती है जहाँ पर ये छोटू बच्चा होता है। तो ये छोटा बच्चा देखकर अपनी एमसी कहती हाँ इसके बारे में मुझे याद आया, इसकी जो मदर है बायोलॉजिकल मदर वो दरअसल डेड हो चुकी है कुछ यहाँ पे इसके बचपन में ही आई थिंक। और वो कहते ही दरअसल जो इसकी सेकंड मदर है यानी दूसरी वाली मदर जो कि यहाँ पे काफी रूड है, वो उसको अच्छे से ट्रीट करती है नहीं। और वो कहती है तुम्हारे अंदर संस्कारों की कमी है, कहाँ से सीख क्या हुए संस्कार, तुम लगते हो मेरे को बड़े मक्कार
यार तुम अपने इमोशन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? और अपनी आम से बता दे, दरअसल इसके इमोशन वगैरह मेन बात नहीं थी, लेकिन दरअसल जो इसकी मदर थी उनकी याद इसको बहुत ज्यादा सताती थी। उसके बाद में अपनी आम से देखते हैं कि गेट पे कोई आया है और ये होता है अपना डिफरेंट, जो कि किसी और डॉक्टर को ले गया होता है। ये झटका लाल नहीं होता है और झटका का भाई फटका आ जाता है यहाँ पर और कहता है कि माय लेडी क्या आपको मैं फटका दूं? अपनी आम से कहती है फटका, ये क्या बकवास है? वो कहता है सॉरी आई मीन मैं आपको ट्रीट कर दूं। ये कहती हाँ हाँ करो। उसके बाद में वो हाथ को आई मीन पैर को पकड़ रहा होता है हाथों से और कहता है माय लेडी आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई है। दरअसल चोट वगैरह तो मेरा भाई देखता है, मैं बस मोच को देखता हूँ। तो आपको मोच आई है थोड़ी बहुत, जो कि ठंडा ठंडा एकदम बर्फ डालने से ठीक हो जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए। एम जी कहती है अच्छा, मैं तो काफी चिंता कर रही थी, लेकिन थैंक यू तुम्हारे बताने के लिए। ये कहता है कि आपकी फीस हुई 4,500, थैंक यू। और फटाफट से पेटीएम करेंगी या जी पे लेंगी? अपनी आम जी कहती है जी पे? अरे नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, और प्लीज इनको पेटीएम कर देना। और अभी ये कहता है कि बस आराम से यहाँ पर बैठी रहो, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम कर दूंगा। और मेड किस लिए रखी है मैंने? एम जी कहती हाँ तुम करोगे सारा काम, लेकिन काम तो कुछ है ही नहीं। ये कहता है क्या बकवास करी हो? और अपनी आम जी कहती मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे ये कहता है ठीक है हो गया जो भी तुम्हारी बकवास हुई, और अब आराम से बैठी रहो, मैं कर लूंगा सब कुछ। और अपनी आम जी कहती ओह माय गॉड क्या ये मेरा हस्बैंड है सच में ही? और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी और तुम्हें डांस वगैरह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम आराम से सीख ही लोगी। और चलो मेरे मसाज करने का समय आ चुका है। और अपनी आम जी कहती है लेकिन फिर भी नौकरानी से मैं करवा सकती हूँ। ये कहता है कि मैं खुद करूंगा अपने हाथों से। और वो लग जाता है ठंडा ठंडा बर्फ डालने के लिए, लेकिन ये बर्फ इसको मिली तो मिली कहाँ से? कोई मेरे को बताएगा कि इसके अंदर यहाँ पे फ्रिज वगैरह कहाँ से आ गया? इस मानवा के अंदर बर्फ से कैसे सेक सकता है? आई मीन उसको ठंडा कर रहा होता उसके पैर को। और कहता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? लेकिन अपनी आम से तो घोड़े गधे सब बैठ कर सो रही होती है और खर खर उसकी आवाज आ रही होती है, जैसे कि अभी आपके आसपास में कोई सो रहा होगा उसकी आवाज आ रही होंगी। और ये कहता है ये तो बड़ी आलसी निकली और ये तो सो रही है, मेरी बातों को इग्नोर कर डाला। उसके बाद में चुप हो जाता है और कहता है सच में मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा ओड हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे इमोशन थे वो मेरे काम के बीच में आ रहे थे, तो मैंने अपने इमोशन को किल कर डाला। उसके बाद मेरा काम तो इजी हो गया, लेकिन फिर भी जो काम था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है फैमिली की। उसके बाद में मेरा जो टाइटल है, मेरा होनर है, उसके साथ मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का और यहाँ पे मेरे लोगों का होनर, इतने सारे परिवारों की जिंदगी मेरे ऊपर टिकी हुई है। और जो पैसा इस हाउस होल्ड का है वो सारा वो मुझे मैनेज करना है, इसलिए मुझे अपनी छोटी छाती कर कर इन सभी यहाँ पे जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लेना है। और यहाँ पे इन कंधों के ऊपर मेरे को सारा वजन ढोना पड़ेगा अब, और इसके लिए मैं अपने इमोशन नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन आजकल जो हो रहा है, मेरे इमोशन अचानक से बाहर आ रहे हैं और इसके लिए ये सब हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अलग सी हो चुकी है। लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक जा रहा है और अपने आम से तो खर्राटे मारे होते हैं जिसकी आवाज दूर दूर तक जा रही होती है। कहता है लेकिन फिर भी ज्यादा दूर तक ठीक नहीं है, क्योंकि जब मेरे को छुट्टी मिली, मैं इतना सारा काम कर रहा था रोज रोज, लेकिन मैं छुट्टी लेके आया था झूठ बोल के कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी आ रही है बारिश के चक्कर में, तो ये झूठ बोल के आया था। और ये कहता है कि मैं आया, लेकिन उसका ध्यान कहाँ उधर था, और उसका ध्यान था रिकल की ओर, इसलिए यहाँ पे इसको रिकल से चिढ़ मच चुकी है। ये कहता है कि वो उसको यहाँ पे किसी और के साथ में इंटरेस्ट आ रहा था, और मैं जरा देखो तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे इसके बारे में सोचना भी चाहिए? छी मैं क्या सोच रहा हूँ, आथू मेरा दिमाग खराब है क्या? और कुछ समय बाद दिखाया था अपनी आम से कूद फांद कर आ रही होती है और कहते हैं क्या अब हम लोग डांस कर सकते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपना डिफरेंट कहता है ठीक है चलो डांस करते हैं। एमजी मन में कहती है बच्चू मैं तो आराम का बहाना करके सारी किताबें पढ़ आई हूँ बेसिक वाली, तो मुझे अच्छे से आता है, अब मैं ये करके रहूंगी, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं गिरने वाली, कभी भी वापस से नहीं गिरूंगी। पर क्या कर सकते हैं, अपनी एमजी तो गिरी हुई ही है और वो आराम से डांस कर रहे होते हैं। आई मीन आराम से तो अपना डिफरेंट डांस कर रहा होता है, इसकी तो हालत ही खराब हो रही होती है। ये उसको इधर तानता है उधर तानता है और एमजी कहती है अगर ये किस प्रकार का जोकर डांस है, मुझे इतना ज्यादा तानना नहीं है, मैं आराम से भंगड़ा ही कर लूंगी, मुझे नहीं करना ये अंग्रेजी टाइप का डांस। आथू है इस पर डांस पर। ये कहता क्या तुम यहाँ पे ठीक महसूस कर रही हो? एमजी कहती है डिफरेंट क्या तुम्हें थकान हो रही है? डिफरेंट कहता नहीं मैं तो ये यहाँ पे साल भर कर सकता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम आराम से बैठ सकती हो। एमजी कहती हाँ मुझे पता ही था, मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, मैं कमजोर लड़की हूँ बहुत ही ज्यादा। और अपनी एमजी गिरी हुई हरकतों के साथ में बैठ जाती है क्योंकि वो गिर नहीं सकती है। एमजी कहती थैंक यू तुम्हारा मुझे आराम देने के लिए, और ये बढ़िया चल रहा है ना, और मुझे पता है मैं काफी ज्यादा अलग सी लग रही होंगी क्योंकि तुमने किसी को डांस सिखाया नहीं होगा और मैं काफी ज्यादा यहाँ पे अजीब प्रकार
प्रकार का एक्ट कर रही हूँ जो कि एकदम नो से किए गए ऐसा है तो तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ आ रही होगी, क्योंकि जो भी डिसिप्लिन के साथ में डांस सीखते हैं उनको यहाँ पे नो से किए हुए सिखाने में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इस प्रकार की हरकतें करते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब होती है। जैसे मानो कि कोई स्टूडेंट है जो कि एकदम आवारागर्दी करता हो लेकिन पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हो, जो कि सीधा सीधा रट्टा नहीं मारता हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को समझकर उसके बाद में एग्जाम में अपने हिसाब से आंसर लेकर है, तो यहाँ पे उसकी वजह से जो टीचर जो कि खुद रट्टा मारकर पास हुआ है उसका दिमाग खनक जाता है। तो इसी वजह से अपनी एमसी कह रही है कि मैं उस प्रकार की स्टूडेंट हूँ जो कि ठीक से लिख भी नहीं पाती है, पढ़ भी नहीं पाती है, लेकिन समझ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे एग्जाम में भले ही मैं टॉप नहीं मारूं लेकिन फिर भी मैं अच्छे खासे नंबर ला सकती हूँ। उसके बाद वो खांसने लगती है और कहती है यार तू मेरी किस्मत खराब है जो कि मेरे को ये बीमारी चिपक गई। ये कहते कर तुम ठीक हो? एमसी कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ये पक्का यहाँ पे कुछ खांसी वगैरह होगी, लेकिन अपने मन के अंदर कहते कि ये खांसी नहीं है क्योंकि मैंने काफी दवाइयाँ ले ली हैं, ये पक्का खांसी तो नहीं है, ये कुछ और है। तो क्या इसको कोई बीमारी चिपक चुकी है? एमसी कहती मैं इसको बता तो नहीं सकती।